बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तो कबूल है फिर भी और इसकी राइटर है जुनैरा शाह। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। हर तरफ बादल गरज रहे थे, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अंधेरे में एक साया भागता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे एक और साया उसके पीछे भाग रहा था। अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। पहला साया लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया और थोड़ी देर में साकित हो गया। पहले शख्स के साये के हाथ से पिस्तौल गिर गया। अचानक उस पर किसी ने टॉर्च से लाइट मारी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नूरदीन तुम? नहीं बलार साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो उसने। नूरदीन ने एक सिमती इशारा किया। ये कहते साथ ही वो भागा। बलाज ने उसका पीछा किया लेकिन वो नज़रों से ओझल हो चुका था। सुबह बलाज को खबर भी कि नूरदीन अपनी बीवी और बेटी को लेकर भाग गया है। बलाज ने जब्त किया और अपने पोते की तरफ देखा। हानिया, हानिया रुको, मुझे तो आने दो। नाला ने भागती हुई हानिया को रुकने का कहा। मैं नहीं रुक रही, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ कैंटीन। पैसे तो मैंने ही देने हैं ना, मेरे लिए तो रुक जाओ। हानिया ने मुड़कर नायला को देखा जो घुटनों पर हाथ रख के अपना सांस बहाल कर रही थी। तो अब तुम जिताओगी कि पैसे तुम देती हो? हानिया ने नायला को घूरते हुए कहा। यार मैंने ऐसा कब कहा, तुम तो गलत ही मतलब ले गई। ऐसा कहना भी मत, नहीं तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। हानिया ने हंस पे आदत धमकी धमकी दी जैसे वो सबको दिया करती थी। अच्छा अच्छा चलो अब कैंटीन। हाँ चलो। हानिया फिर से भागने लगी। नायला बस चिल्ला कर रह गई। हानिया और नायला की दोस्ती यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुई थी। दोनों ही जूलॉजी की स्टूडेंट थी। वो दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। नायला एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। इसके बरक्स हानिया का ताल्लुक़ एक गरीब घर से था। इसलिए कैंटीन के पैसे हमेशा नायला देती थी। हानिया की माँ का इंतकाल हानिया के बचपन में ही हो गया था। हानिया अपने बाबा के साथ सेठ निज़ाम के कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी जहाँ उसके बाबा काम करते थे। हानिया और नायला की एक और बुरी आदत थी। यूनिवर्सिटी में हर दूसरे लड़के को पकड़कर तंग करती। उसके सामने उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती कि लड़के भी चकरा कर रह जाते। जैसे ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। निभा नहीं सकते थे तो प्यार क्यों किया? वैसी सलावातें कहती कि लड़का बेचारा खुद परेशान हो जाता। उसको समझ ना आता अब क्या कहे। और वो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाकर फिर से हंसने लग जाती। तकरीबन पूरी यूनिवर्सिटी ही उनसे तंग थी। ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए, दाएं कंधे पर हल्का सा बैग उठाए जवार क्लासरूम में दाखिल हुआ। हेलो गाइस। अपनी गॉगल्स को आंखों से नीचे करके उसने एक नज़र सब पर डाली और फिर चढ़ा ली। सब लड़कियों को की नज़र एक साथ उस पर पड़ी। एक नज़र तो सब उसको देखती रह गई। वो किसी भी लड़की को अपनी तरफ माइल करने की सलाहियत रखता था। लड़के तो उससे जलते ही थे सिवाय उसके दोस्त अली के। फितरत से तो बहुत चुलबुला था लेकिन कोई नहीं जानता था अंदर से कैसा है। जवार चलता हुआ अली के पास आया। हाय ब्रो। जवार ने अली से हाई फाई करते हुए कहा। क्या हुआ, आज लेट हो गया? बस यार आंख देर से खुली। पूरी पूरी रात जागे था तो देर से ही आंख खुलेगी ना। तेरी तरह फजूल में नहीं जागता। जवार ने उसके सामने उंगली घुमाते कहा। हाँ तू तो कश्मीर आज़ाद करने के मंसूबे बनाता रहता है ना, यही समझ ले। जवार ने अपना बैग रखते हुए कहा। किंजा दूर खड़ी अपनी दोस्तों से बातें कर रही थी। अचानक उसकी नज़र जवार पर पड़ी। दोस्तों से एक्सक्यूज़ करती वो इसकी तरफ आई। हेलो जवार, कैसे हो? उसकी एक अदा से जवार की तरफ देखते हुए पूछा। ले आ गई तेरी बहन। अली ने जवार के कान में सरगोशी की। जवार ने घूरी से नवाजा और किंजा की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, काफ़ी दिनों बाद दिखी हो। हाँ वो पापा के कुछ बिजनेस टूर्स थे तो मैं भी उनके साथ गई थी। किंजा ने अजीब सी मुस्कुराहट से जाए कहा। अच्छा। जवार ने कहा। तुमने मुझे मिस किया? क्लास का टाइम हो गया है मैडम। इससे पहले कि जवार कुछ बोलता अली बीच में कूद पड़ा। किंजा ने दरवाजे से अंदर आते सारा वैस को देखा और खा जाने वाली नज़रों से अली को देखते वहाँ से चलकर अपनी सीट पर बैठ गई। हानिया और नाइला भागती हुई क्लासरूम की तरफ आ रही थी। क्लास शुरू हो चुकी थी और वो अभी तक कैंटीन में बैठी खा रही थी। अचानक क्लास का ख्याल आते वो दोनों भाग पड़ी। मैं आई कम इन सर? हानिया ने सांस को नॉर्मल रखते हुए पूछा। सर अवैस ने उन दोनों को देखा। नाइला का सांस फूला हुआ था। हानिया के होंठ के बाई तरफ कैचअप लगा हुआ था। आप दोनों हमेशा की तरह लेट हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर की तरफ देखते हुए बत्तीसी निकाली। कहाँ थी आप दोनों? सर वो हानिया सुबह नाश्ता नहीं करके आई थी तो ये कैंटीन नाश्ता करने गई थी। नायला ने वजह बताई। और आप इनकी रखवाली करने गई थी कि कहीं कोई इनका नाश्ता छीन कर न ले जाए। सर अवैस की बात पर पूरी क्लास हंसने लगी। शट अप। सर ने सबको डांट कर चुप कराया। आइंदा से आप मेरी क्लास में आने से पहले मौजूद हों। सर अवैस ने वार्निंग देते हुए कहा। जी सर। सर ने इन दोनों को अंदर आने की इजाज़त दी। वो दोनों अली और जवार के पीछे वाले डेस्क पर बैठ गई। सर ने पढ़ाना शुरू किया। जवार पीछे मुड़ा। सुने जी। हानिया ने जवार की तरफ देखा। जवार ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर लगा कैचअप साफ किया। हानिया जो अचानक पीछे हुई थी उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। कैचअप साफ करके जवार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया।
और आगे मुड़कर बैठ गया। बंदा सही है वैसे इस काम के लिए, नायला ने कहा। हानिया ने भी शरारत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। आहा, पहली नज़र में रोमांस, अली ने ज़वार के कान में छेड़ने वाले अंदाज में कहा। ज़वार अपनी हांडे दबाकर सर की तरफ देखने लगा। हंसी दबाकर सर की तरफ देखने लगा। दूर बैठी किंजा ने एक अजीब सी निगाह हानिया पर डाली। यूनिवर्सिटी से आने के बाद ज़वार कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। उसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा है मेरा शेर? कान की दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, और मामा कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक हैं बेटा। तू बता, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? काम तो आज से शुरू हो गया दादा जान, बहुत जल्द अपने अंजाम को भी पहुँच जाएगा, ज़वार ने एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। तुझसे यही उम्मीद है मुझे, मैं जानता हूँ तू ये काम ज़रूर कर लेगा। यकीन रखे दादा जान, बहुत जल्द आपको खुशखबरी दूंगा। जीता रहे मेरा पुत्र। इतने में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अच्छा दादा जान, मैं बाद में करता हूँ। ठीक है मेरा बच्चा। ज़वार ने कॉल बंद की और दरवाज़ा खोला। सामने अली खड़ा दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। कहाँ बिजी है, कब से दरवाज़ा खटखटा रहा था? कहीं नहीं। तू बता, फिर क्यों दिमाग खाने आ गया? दिमाग नहीं, आइसक्रीम खाने। मैं यहाँ बैठकर आइसक्रीम नहीं बना रहा। चल ना यार, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या? निकल। अली उसे खींचता हुआ ले गया। ज़वार बस एहतजाज करता रह गया। हानिया क्वार्टर में बैठी बोर हो रही थी। मोबाइल पर गेम खेल खेल कर भी थक गई। उसके बाबा भी अभी सेठ साहब की हवेली की तरफ गए हुए थे। हानिया के बाबा नूरदीन खुद तो एक गरीब आदमी थे, सारी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजारी, लेकिन वो हानिया को सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। वो चाहते थे हानिया पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और जो महरूमियाँ उन्होंने देखी हैं वो उनकी बेटी को ना देखनी पड़े। जब हानिया बहुत ज़्यादा बोर हो गई तो उसने नायला को फ़ोन मिलाया। हेलो। हाँ हेलो हानिया, क्या कर रही हो? दूसरी तरफ से नायला की आवाज़ आई। बोर हो रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? मैं तो आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। किसके साथ? अरसलान भाई, नायला का भाई के साथ। मुझे भी ले जाओ यार, मैं अकेली बोर हो रही हूँ। यार तू थोड़ी देर पहले बता देती, अरसलान भाई को किसी काम से जाना था, मैंने ज़िद करके रोक लिया। अच्छा, मैं अरसलान भाई को मना करती हूँ, ड्राइवर के साथ तुझे लेने आती हूँ, फिर हम दोनों आइसक्रीम खाने चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, जल्दी से आ जाओ, मैं तैयार हूँ, हानिया ने खुश होते हुए कहा। दूसरी तरफ से कॉल बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद नायला ड्राइवर के साथ उसको लेने के लिए आई और वो दोनों गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खाने चल दी। ज़वार और अली आइसक्रीम पार्लर में पहुंच चुके थे। अभी दोनों वहीं खड़े थे कि ज़वार को हानिया और नायला आती दिखाई दी। हानिया ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। वो अमूमन फ्रॉक ही पहनती थी। ज़वार ने उसको आते देखा तो उसको देखता ही रह गया। अली ने ज़वार को कहीं खोया पाया तो उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगा। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। छेद करेगा क्या लड़की में, इतने गौर से ना देख। अली की आवाज़ पर ज़वार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? कौन सी लड़की? वो साफ मुकर गया। दिख रहा है सब मुझे, तू फ्री ना हो ज़्यादा, ज़वार ने तंग आकर कहा। हैं? क्या कहा? मैं फ्री नहीं हूँ तुम्हारे साथ? अली को तो जैसे सदमा लगा। बेटा मैं तेरे साथ फ्री हो रहा हूँ, यही बड़ी बात है, किसी लड़की ने तो तेरे साथ फ्री नहीं होना। अली ने अपने मखसूस चुलबुले अंदाज में कहा। अच्छा तो आइसक्रीम लेकर आ, मैं आता हूँ, ज़वार ने हानिया की तरफ देखते कहा। जा भाई जा, मेरे कहने से कौन सा रुक जाएगा, अली ने बिल्कुल पुप्पो टाइप लहजे में कहा। ज़वार ने उसे एक घूरी से नवाजा और हानिया की तरफ चल पड़ा। हानिया तुम यही बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, नाइला हानिया से कहती आइसक्रीम लेने चली गई। हानिया सर नीचे की मोबाइल में लग गई। हेलो मैम। ज़वार की आवाज़ पर हानिया ने सर उठाकर उसको देखा। ज़वार को वो पहले यूनिवर्सिटी में भी देख चुकी थी। हेलो, आप यहाँ? जी मैं अली के साथ आया था आइसक्रीम खाने, और आप यहाँ कैसे? मैं ना आइसक्रीम पार्लर में लंच करने आई थी, हानिया ने कहा लगाते हुए कहा। ज़वार एक पल के लिए तो उसकी मुस्कुराहट में खोसा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला। ओह, तो आप लंच करने अकेली तशरीफ़ लाई हैं? नहीं, नाइला के साथ आई हूँ। अच्छा, दिख नहीं रही वो? ज़वार ने जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश की। वो आइसक्रीम लेने गई है। अच्छा एक बात कहूँ? ज़वार ने रानिया पर नज़रें जमाते हुए कहा। जी। हानिया पर नज़रें जमाते हुए कहा। जी। हानिया भी उसी को देखने लगी। तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो, ज़वार ने मुस्कुरा कर कहा। वो आपसे तुम पर आ गया था। हानिया थोड़ा हैरान होकर उसका मुंह तकने लगी। अचानक उसके दिमाग में शरारत आई। उसने एक दिल फ्रेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। आप भी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हानिया ने गर्दन एक तरफ गिराकर ऐसे कहा जैसे वो उसकी मुस्कुराहट में खो गई हो। मुझे पता है, फिर भी आपके बताने का शुक्रिया, ज़वार ने हंसी दबाकर कहा। हानिया ने दांत अंदर किए और बुरा सा मुंह बनाया। फिर से चेहरे पर शोखी आई। कोई नहीं, मैं ऐसे ही लोगों की तारीफ़ें करती रहती हूँ, सीरियस मत होना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, ज़वार ने कहा लगा कर कहा। हाँ जी। हानिया उस तरफ देखने लगी जहाँ से नायला भी गई थी। कहाँ रह गई ये? ज़वार उसी को देखे जा रहा था। नाइला आइसक्रीम ले रही थी। अली ने नाइला को देखा तो इस तरफ आ गया। नाइला तुम यहाँ?
واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ علی نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اس کو بہت پہلے سے جانتا ہو۔ نائلہ نے مڑ کر الجھتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ کون؟ نائلہ کے اس طرح پوچھنے پر پہلے تو علی نے آس پاس دیکھا کہ کہیں کسی نے اس کی بے عزتی دیکھ تو نہیں لی، پھر نائلہ کی طرف دیکھ کر بولا، علی کہتے ہیں اسے، آج کلاس میں آپ سے آگے والی بینچ پر بیٹھا تھا، یاد آیا؟ علی کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بہت پرانی بات یاد دلا رہا ہو۔ نائلہ نے روکھا سا کہا۔ اس کو علی کا یوں فرینک ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ نائلہ آئس کریم لے کر چل پڑی۔ علی نے بھی آئس کریم لی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے میں نے سنا تھا خوبصورت لڑکیوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں، علی نے نائلہ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہوتے ہوں گے، مجھے کیا پتا، میں تو خوبصورت نہیں ہوں۔ ہاں، تم خوبصورتی سے بھی آگے کی کوئی چیز ہو، علی نے اسٹائل سے کہا۔ نائلہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا۔ اس تعریف کی کوئی وجہ ہوتی ہے، میں تو ایسے ہی سب لڑکیوں کی تعریف کر کے نیکیاں کماتا رہتا ہوں۔ علی نے آئس کریم والے ہاتھ سے ہی اشارے سے کالر اوپر نیچے کی۔ اوہ، بڑے نیک ہیں آپ تو۔ جی جی، ویسے آپ دونوں دوستوں کی کارستانیوں سے بخوبی واقف ہیں ہم۔ نائلہ نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ اتنے میں نائلہ ٹیبل تک پہنچ گئی۔ زوار بھی وہیں بیٹھا تھا۔ علی نے زوار کو آئس کریم دی۔ علی نے نائلہ کی طرف آنکھیں دکھا کر چھیڑنے والے انداز میں علی کو دیکھا۔ علی نے اسے دیکھ کر بھویں اچکائی۔ نائلہ نے ہانیہ کو آئس کریم دی۔ آئس کریم لیتے ہوئے ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھا، پھر نائلہ کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ علی کہتے ہیں اس نمونے کو۔ نائلہ نے دونوں ہاتھوں سے علی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ علی نے حیرت سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ زوار اور ہانیہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ زوار اور علی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے آئس کریم کھا کر وہ چاروں گھر کے لیے نکل پڑے۔ اس سے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ راستے میں نائلہ نے ہانیہ سے شرارت سے پوچھا۔ کس سے؟ ہانیہ نے بالکل انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ وہی جس نے آج نہایت ہی رومانٹک انداز میں تمہارے خوبصورت ہونٹوں کے پاس سے کیچپ صاف کیا تھا۔ نائلہ نے پورا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں یار، سوچا اس کو بھی تھوڑے شوق لگائے جائیں۔ چھوڑ یار، وہ پہلے سے ہمارے کارناموں سے واقف ہیں۔ کیا؟ ہانیہ نے تقریباً اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، پہلے نہیں بتا سکتی تھی، میں نے خام خواہ میں اس خروس کی باتیں سنی، الٹا پیار سے بات کی اس سے۔ اوہو، تو محبت کا جال پہلے پھینکا جا چکا ہے۔ نائلہ، میرا دماغ مت گھماؤ، یہ بتاؤ اب کیا کروں میں؟ یار کون سی بڑی بات ہو گئی ہے، تو اگنور کر اسے، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، نائلہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کا گھر آ چکا تھا۔ ہانیہ نے نائلہ کو گڈ بائی بولا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ زوار کو چھوڑ کر علی اپنے گھر آیا۔ علی کی ماں زکیہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ علی کے بابا ضیاء برآمدے میں بیٹھے شاید کوئی پرانا اخبار پڑھ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹس؟ علی نے گھر کے اندر آتے ہی اپنے مخصوص چلبلے انداز میں کہا، آ گیا میرا بیٹا؟ علی کے بابا نے اخبار سائڈ پر رکھ کر پیار سے اس کو کہا۔ علی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ آ گئی گھر کی یاد تمہیں؟ علی کی ماں نے کچن سے باہر آتے ہوئے اسے کہا۔ امی، گھر کی یاد جائے گی تبھی آئے گی نا۔ بیگم، ابھی تو آیا ہے میرا بیٹا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی اس کے۔ ہاں دیکھیں نا بابا، آپ کی بیوی مجھے ہر وقت گھر سے باہر رہنے کے تانے دیتی رہتی ہیں۔ علی نے مصنوعی روتے ہوئے کہا۔ باپ بیٹے کو بگاڑتا ہے، یہ تو سنا تھا، یہاں تو بیٹا بھی باپ کو بگاڑنے میں لگا ہے، زکیہ نے خفگی سے کہا۔ بیگم، ہمیں بگاڑنے میں بڑا ہاتھ تو آپ کا ہے، ضیاء صاحب شرارت سے بولے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ آپ بہت کیوٹ اور کیئرنگ ہے۔ علی نے اٹھ کر اپنی ماں کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ زکیہ نے پیار سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کیئرنگ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے ہوں۔ ہاں، میں تو آپ کا ستیلا ہوں نا بیگم۔ ضیاء صاحب کی اس بات پر علی اور ضیاء صاحب دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ زکیہ نے پیار سے اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھا۔ ہانیہ جب گھر آئی تو اس کے بابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہانیہ نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بابا آئے۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور دوسرے پلنگ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہانیہ انہیں دیکھ کر اٹھ کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ آپ آگے بابا، بہت دیر لگا دی آج آپ نے۔ بس بیٹا، سیٹھ صاحب کو آج تھوڑا زیادہ کام تھا، نوردین نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہانیہ اٹھ کر گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھی۔ بابا، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے آپ چھوڑ دیں کام کرنا، میں کہیں جاب ڈھونڈتی ہوں، اور نہیں تو چھوٹی موٹی ٹیچر کی جاب تو مل ہی جائے گی۔ نہیں میرا بچہ، نوردین نے پیار سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، میں بس اب جلد سے جلد تمہاری شادی کر کے تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ بابا، آپ چاہتے ہیں نا میں پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، اور آپ کو پتہ ہے میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی خواہش کو ایسے ہی ادھورا تھوڑی چھوڑوں گا، میں تمہاری شادی بھی ایسے انسان سے کروں گا جو تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ میں نہیں چاہتا بیٹا کہ میرے بعد تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہانیہ نے اٹھ کر ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ نوردین اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ تو ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی قسمت اچھی ہو، لیکن ہانیہ کی قسمت میں کیا لکھا ہے اس کا اندازہ تو نوردین کے فرشتے بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ کھانے کی میز پر نائلہ، ارسلان، نازش اور نسرین بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ نائلہ کباب کا
कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अरसलान के हवाले थी और नाजिश अरसलान को अपने इशारों पर चलाती थी। सब खाने में मसरूफ़ थे। नाजिश ने अरसलान की तरफ देखकर बात करने का इशारा किया। नाइला, बेटा आज कहाँ गई थी तुम? नाइला अरसलान से छोटी थी तो वो उसको बेटा ही कहता था। भाई आपको बताकर तो गई थी हानिया के साथ आइसक्रीम खाने। हानिया ने सर उठाकर कहा नाइला ने सर उठाकर कहा, इतनी देर तो नहीं लगती आइसक्रीम खाने में। नाजिश ने तंजिया लहजे में कहा, क्या कहना चाहती हैं आप भाभी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, दिख रहा है सब। भाभी? इससे पहले कि नाइला कुछ कहती अरसलान बोल पड़ा, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं बेटा कि आप ऐसे घर से बाहर ना जाया करो। भाई आप शक कर रहे हैं मुझ पर? नाला सदमे से दो चार हुई। बस करो तुम लोग, अभी इसकी माँ जिंदा है और मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। लो जी, हमायती भी आगे मैदान में, हमें तो हक ही नहीं है कुछ कहने का। नाजिश ने जलकर कहा और कहते साथ ही गुस्से से उठकर कमरे में चली गई। अरसलान भी उठकर उसके पीछे चला गया। नायला ने अपनी माँ को देखा और रोते हुए कमरे में गई। नसरीन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कैसे उनका हंसता बसता घर उनके शोहर के जाने के बाद बिखर रहा था। जवार यूनिवर्सिटी के लिए तैयार था। शीशे के सामने खड़ा खुद को आखिरी नज़र देख रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन को देखकर वो मुस्कुराया और कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अपने बेटे के बगैर कैसा हो सकता है? तुम तो जाकर मुझे भूल ही गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, मैं भला भूल सकता हूँ आपको? तो एक दफ़ा मिलने आ जा अपनी माँ को, कब से तुम्हें देखा ही नहीं। मामा अभी तो पढ़ाई का बर्डन है, मैं कुछ दिनों में आने की कोशिश करूँगा। पता है मुझे क्या पढ़ाई करता है तू वहाँ? जवार हल्का सा हंस पड़ा। अच्छा मामा, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ, बाद में करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जवार ने घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हुए कहा, अल्लाह हाफिज़ बेटा। जवार ने कॉल कट की और यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गया। हानिया और नाइला हस्बे मामूल सुबह सुबह कैंटीन में बैठी थी। यार हानिया तो नाश्ता करके क्यों नहीं आती? तेरे इस नाश्ते की वजह से कल भी डांट पड़ी। यार बाबा सुबह सुबह निकल जाते हैं और मुझे अकेले सेठ की हवेली जाना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी नाश्ता कराने के लिए तू है ना मेरे पास। हानिया ने नाइला को आंख मारते हुए कहा। नाइला ने बेजारी से हानिया को देखा। अच्छा चल ढूंढ सब, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। हाँ हाँ बस खा लिया, चलो। हानिया ने आखिरी बाइट मुंह में रखते उठते हुए कहा, चलो। नाइला भी उठ खड़ी हुई। दोनों का रुख अब क्लासरूम की तरफ था। जवार क्लास के अंदर आया, अपनी सीट पर बैग रखा। उसकी नज़रें अब किसी को ढूंढ रही थी। इतने में किंजा उसके पास आई। किंजा की आवाज़ पर उसने उसकी तरफ देखा। तुम घर कब जा रहे हो? कुछ दिनों तक। क्यों? वो मुझे भी जाना था, मुझे भी फिर साथ लेते जाना। किंजा जवार के दादा के दोस्त की पोती थी। दोनों का घर भी एक ही शहर में था। अच्छा ठीक है, जब जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर जवार उसको इग्नोर करता क्लास से बाहर चला गया। किंजा ने कदरे गुस्से से उसकी पीठ को देखा था। हानिया और नायरा भी क्लास की तरफ ही जा रही थी कि पीछे से अली की आवाज़ आई, कैसी हो लेडीज़? दोनों ने रुके बगैर अली की तरफ देखा। अली भी उनके साथ चल पड़ा। ठीक, आप सुनाए? हानिया ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अली ने नायला से पूछा। नायला वहीं रुककर उसके चेहरे के जाविये को अजीब सी नज़रों से देखने लगी। आप लोग बात करें, मैं चलती हूँ। हानिया नायला को शरारत से देखती हुई वहाँ से चल पड़ी। अब तो बता दें। क्या? अपना हाल। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? नायला ने लापरवाही से कहा। हमारा हाल नहीं पूछेंगे? ठीक ही लग रहा है। हाय, आपको देखकर किस कमबख्त का हाल ठीक रहेगा? अली ने दिल पर हाथ रखकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा। नाला ने अजीब सी नज़रों से अली की तरफ देखा। ऐसी बातें क्यों करते हो? लो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? नहीं, तुम बताओ। छोड़ो, एक दिन तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, अली ने सीरियस लहजे में कहा। ओके, नायला ने कहा। दोनों क्लास की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ जवार जब क्लास से बाहर आया तो उसको हानिया सामने से आती दिखाई दी। वो उसी की तरफ चला गया। कहाँ जा रही हो? जवार ने हानिया के सामने आकर पूछा। हानिया रुक गई। फिर उसको कल वाली बात याद आ गई। उसने तो जवार को इग्नोर करना था क्लास में। ये कहकर हानिया साइड से होती क्लासरूम में चली गई। जवार ने हैरानगी से उसको जाते देखा। वो भी उसके पीछे चल पड़ा। क्लास में जाकर हानिया अपनी सीट पर बैठ गई। जवार भी उसके साथ आ बैठा। मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं क्यों इग्नोर करूंगी आपको? आप क्या लगते हैं मेरे? ये कहकर हानिया अपनी किताबों की तरफ मुतवज्जा हुई। जवार ने हैरानी से हानिया के बदले हुए तेवर देखे। उसको अजीब सी कोफ्त हुई। अचानक उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। हानिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हानिया खामोश रही। प्लीज़ ना मत करना, जवार ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। हानिया ने एक नज़र अपने हाथ पर रखे जवार के हाथ को देखा, पर फिर उसकी तरफ देखा। ओके, थैंक यू सो मच हानिया। हानिया ने फीका सा मुस्कुराकर उसको देखा। मैं नायला को देखती हूँ, हानिया ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। फिर अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली गई। जवार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। अपने मकसद का पहला पड़ाव उसने पार कर लिया था। कुछ देर बाद क्लास शुरू हो चुकी थी। हानिया और नायला भी आज टाइम पर क्लास में आ गई। जवार और अली
हानिया और नायला से पीछे वाली बेंच पर बैठे थे। सर अवैस का लेक्चर जारी था। जवार मुसलसल हानिया को देखे जा रहा था। हानिया उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करती, बार बार मुड़कर पीछे देखती, फिर झट से आगे मुंह कर लेती। अली बिल्कुल सीरियस बैठा और नायला को उसका ये सीरियस मूड हजम नहीं हो रहा था। उसने एक दो बार हल्की आवाज़ में अली को बुलाया, लेकिन अली ने अनसुनी कर दी। नायला ने दुखी नज़रों से अली की तरफ देखा। क्या मसला है यार, क्या हुआ? मैं तो नहीं देख रही थी उसको, हानिया ने घबराहट से कहा। किसको नहीं देख रही? नायला ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। किसी को भी नहीं, हानिया ने सामने देखते हुए कहा। इधर मुंह कर बताओ मुझे। नायला ने उसका मुंह थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया। वो जवार को। हैं हानिया, तुम सीरियस हो गई किसी के साथ? नहीं यार, वो तो और गलत मतलब ना ले। हानिया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। हाँ तो फिर और क्या बात है? फ्रेंडशिप की ऑफ़र की थी उसने, मैंने एक्सेप्ट कर ली। हाय ये ज़माना आ गया, फ्रेंडशिप्स एक्सेप्ट हो रही हैं और दोस्त को खबर तक नहीं। नायला ने हानिया को बाजू पर चुटकी काटते हुए कहा। हानिया ने अपना बाजू मसला। बताने वाली थी तुझे जालिम औरत। कीप साइलेंस। सर की आवाज़ पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और सर की तरफ मतवजा हो गए। छुट्टी के वक्त जाते हुए हानिया ने नायला को अपने घर आने का कहा। नायला तुम आज मेरे घर आ जाना, मैं बहुत अकेली बोर होती हूँ। घर वालों को क्या कहूँ, पढ़ाई का बहाना कर देना जैसे हमेशा करती हो। हानिया ने हंसकर कहा। हाँ ठीक है। फिर वो दोनों नायला की कार तक पहुँच गई। नायला ने हानिया को उसके घर छोड़ा और अपने घर की तरफ चल गई। क्या बात है, आज हमारा बेटा तो गालिब बना बैठा है। अली के बाबा ने उसको मुखातिब किया। अली जो सामने किताब खोले मुंह में पेन दबाए ख्यालों की दुनिया में गुम था। ज़िया साहब की आवाज़ पर चौंक कर उनकी तरफ देखा। कोई बात नहीं है बाबा, आप बताएं आज मेरे गरीब खाने में कैसे? अली ने उंगली घुमाकर अपने कमरे की तरफ इशारा किया। बरखुरदार ये हमारी सल्तनत है, हम जब चाहें जहाँ चाहें। ज़िया साहब ने बादशाही लहजे में कहा। जी बादशाह सलामत, खुश आमदीद है आपका। अली ने दोनों हाथों को जोड़कर माथा उन पर टिका कर कहा। ज़िया साहब हंसी। अच्छा चलो अब बताओ क्या बात है? ज़िया साहब ने कदरे सीरियस होते हुए कहा। कुछ नहीं बाबा, अब तुम अपने बाबा से छुपाओगे? नहीं बाबा, अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कुछ। लगता है इश्क हो गया है हमारे बेटे को। कौन है वो? ज़िया साहब ने राजदारी से पूछा। बाबा आप भी ना। फिर वो दोनों हंसने लगे। खाना तैयार हो गया, आ जाएं। ज़किया बेगम की आवाज़ पर दोनों उठे और खाना खाने चल दिए। ओके मामा। नाला ने हाथ में कुछ बुक्स और बैग कंधे पर लटकाते हुए कहा। किधर जा रही हो बेटा? नसरीन साहबा ने पूछा। हानिया के घर जा रही हूँ मामा, पढ़ने के लिए। नैला ने बाहर जाते हुए कहा। कहीं नहीं जाओगी तुम? अरसलान की आवाज़ पर नैला और नसरीन ने उसकी तरफ देखा। क्यों भाई? बस कहा ना नहीं जाओगी, पढ़ाई घर पर भी हो सकती है। शरीफ घरों की लड़कियां ऐसे बाहर नहीं घूमती फिरती। नाजिश भी अरसलान के पीछे शैतानी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अरसलान, उसकी माँ भी जिंदा है, मैं कर सकती हूँ इसके फैसले। मुझसे पूछ कर जा रही है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? जाओ बेटा। नसरीन ने अरसलान को चुप कराते नायला को जाने का कहा। नायला एक नज़र भाभी को देखकर बाहर चली गई। अरसलान गुस्से से कमरे में आ गया। नाजिश भी उसके पीछे चली गई। देख लिया आपने, कितनी सुनी जाती है आपकी इस घर में। अब प्लीज़ तुम गुस्सा मत दिलाओ मुझे। लो जी, जवान जहाँ लड़की घर से बाहर घूम रही है, इस पर किसी को गुस्सा नहीं आता। मेरी बातें ही सबको खुलती हैं। पढ़ाई के बहाने पता नहीं क्या रंग रलियाँ मनाती फिरती है। तुम नहीं बख्शोगी, अरसलान गुस्से से कहता कमरे से बाहर चला गया। यार पता है भाई ने इतना तमाशा बनाया, मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। नैला ने हानिया से कहा। क्यों? भाभी ने जो कान बढ़ रखे हैं भाई के, हम तो दिखते ही नहीं उनको। खैर छोड़ो यार, अल्लाह पूछेगा इनको। हानिया ने नायला को तसल्ली देते हुए कहा। तुम ये बताओ तुम इतनी जल्दी सीरियस कैसे हो गई? किसके साथ? हानिया ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जवार के साथ। मैं कोई सीरियस वीरियस नहीं हूँ, बस दोस्ती की है। अच्छा जी। हाँ वैसे भी वो किसी के साथ सीरियस होने वाला नहीं लगता। सही कहा, मुझे तो दोनों दोस्त ही ऐसे लगते हैं। हानिया ने मानी खेजी में नालिया की तरफ देखा। क्या मतलब दोनों दोस्त? तुम अली की बात कर रही हो? नहीं यार, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही नहीं ना, ऐसे ही नहीं ना, बता क्या बात हुई? कोई नहीं यार, अचानक से सीरियस रहने लग गया है। ओह तो तुझे उसके सीरियस होने की फ़िक्र होने लगी है? नहीं यार, बस मान जा तुझे उससे प्यार हो गया है। हानिया यार, हे नायला को प्यार हो गया? हानिया पलंग पर खड़ी होकर नाचने लगी। हानिया डिश। नायला ने पास पर तकिया उसको मार दिया, फिर खुद ही हंसने लगी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सर ओवैस का लेक्चर चल रहा था। वो तो आप लोग के लिए ये कल की असाइनमेंट है, अनाटमी के टॉपिक पर। यू ऑल गॉट इट? सर अवैस ने पूरी क्लास की तरफ देखकर कहा। यस सर, पूरी क्लास ने कहा। सर अवैस सबको एक नज़र देखते क्लास से बाहर चले गए। चलो नायला, कुछ खाने चलते हैं। हानिया ने नायला को उठाते हुए कहा। यार तू जा, मैं नहीं आ रही। क्यों? फिर उसने एक नज़र अली को देखा। ओह चलो तुम बैठो, मैं कुछ खा कर आती हूँ। हानिया ये कहती बाहर की तरफ चल दी। नायला ने पीछे मुड़कर अली की तरफ देखा। तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो नहीं होता सीरियस।
अली ने बेदहानी से कहा। तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों फूला है? क्यों, मेरा मुंह फूला हुआ लग रहा है क्या? अली ने दोनों हाथ मुंह पर रख कर कहा, जैसे चेक कर रहा हो। नाइला हंस पड़ी। वो फिर से वही अली बन गया था। अली और नाइला को बातों में मसरूफ देखकर जवार आहिस्ता से उठा, हानिया के बैग से जुरू जी की बुक निकाली और उठाकर अपने बैग में डालकर अपनी जगह पर बैठ गया। हानिया कैंटीन से वापस क्लास में आई। यार नाइला, तुझे सर की समझ आई? उन्होंने किस टॉपिक की असाइनमेंट कही थी? हाँ, क्यों? मुझे तो नहीं समझ आया, मुझे निशान लगा दे प्लीज़। हानिया बैग से बुक निकालने के लिए झुकी। परेशानी से उसने नाइला की तरफ देखा। क्या हुआ? बुक नहीं मिल रही क्या? यहीं देखो, पड़ी होगी। नहीं पड़ी। क्या हुआ? जवार ने अनजान बनकर पूछा। वो हानिया की बुक नहीं मिल रही, नाइला ने बताया। अब मैं असाइनमेंट कैसे बताऊंगी? इफ़ यू डोंट माइंड, आप अपना नंबर दे दे मुझे, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। हानिया ने नाइला की तरफ देखा। नाइला ने हंसी छुपाई। ओके, हानिया ने झिझकते हुए कहा और उसको अपना नंबर बताने लगी। दूसरे सर का लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। सब लेक्चर सुन रहे थे। जवार ने सबको मसरूफ़ पाकर खामोशी से हानिया की बुक उसके बैग में डाल दी। एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। छुट्टी के वक्त हानिया और नाइला दोनों बाहर खड़ी नाइला के ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। जवार और अली ने उनको देखा तो उनकी तरफ आ गए। हेलो लेडीज़, यहाँ खड़ी पक क्यों रही हैं? अली ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। वो ड्राइवर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। नाइला ने वजह बताई। नाइला का तो ड्राइवर आ चुका था, आप चाहें तो मेरे साथ आ जाएं, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। जवार ने हानिया को ऑफर की। हानिया ने नाइला की तरफ देखा। हाँ चली जाओ, फजूल में यहाँ खड़ी हो। और तुम? ड्राइवर आएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। नाइला ने हानिया को तसल्ली दी। हानिया खुद भी वहाँ खड़ी खड़ी तंग आ गई थी। सो जवार के साथ जाने पर राजी हो गई। चलिए, उसने जवार को देखकर चलते हुए कहा। जवार भी उसके साथ चल पड़ा। गाड़ी तक पहुंचकर जवार ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हानिया पिछली सीट पर बैठने लगी तो जवार ने कार के शीशे में से उसको देखते कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर थोड़ी हूँ, आगे आकर बैठो। हानिया को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। एक तो मुझे साथ लेकर जा रहा है, ऊपर से मैं नखरे कर रही हूँ। हानिया दिल ही दिल में खुद को कोसते फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। गुड, अब मुझे रास्ता बताती जाना। ओके, उसके कहते साथ ही जवार ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नाइला और अली अभी वहीं खड़े थे। तुमने घर नहीं जाना? नाइला ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जाना है, जब तुम्हारा ड्राइवर आ जाएगा उसके बाद चला जाऊंगा। नाइला ने प्यार से अली की तरफ देखा। वो शख्स उसका कुछ ना होकर भी उसकी हिफाजत कर रहा था। वैसे आज तुमने देखा, हानिया ने जवार को नंबर देकर कितनी नेकी का काम किया। तुम्हें भी ऐसी नेकी करके सवाब कमाना चाहिए, अली ने शरारती लहजे में कहा। नाइला के चेहरे के तेवर बदले। मैं ऐसे सवाब नहीं कमाती, मुझे पता था तुम बहुत गुनहगार हो, इसलिए मैंने ये नेकी खुद ही करने का फैसला किया। अली ने नाइला की तरफ देखे बगैर शरारती लहजे में कहा और एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ा। एक पर्ची की तरफ देखा। नाइला ने अली को घूरते हुए वो पर्ची ले ली। इतने में नाइला का ड्राइवर आ गया। जाओ, आ गया तुम्हारा ड्राइवर, नाइला को कहता अली अपनी कार की तरफ आया। नाइला भी उसको देखती अपनी कार की तरफ चल दी। जवार ने गाड़ी हानिया के घर के सामने रोकी। हानिया थैंक्स कहती गाड़ी से निकलकर घर की तरफ चल दी। जवार ने एक नज़र उसके घर को देखा और फिर गाड़ी चला दी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने दादा को कॉल की। 2 रिंग्स के बाद कॉल पिक कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुशखबरी देनी थी आपको, आज उसका घर भी देख लिया मैंने। दूसरी तरफ से कहा बुलंद हुआ। शाबाश मेरे बच्चे, अब बस तुमने इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है जिनकी वजह से तुम सारी उम्र यतीम रहे। जवार को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। जब से उसकी आंखें लाल हो गई। आप फिक्र ही मत करिए दादा जान, अपने किए की सज़ा तो इन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर जवार ने कॉल बंद कर दी और सोफे पर बैठकर सोचने लगा। आंखें हनूस लाल थीं। शाम का वक्त था। नाला अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। फिर अचानक से वो उठी और पर्ची उठा ली जो अली ने उसको दी थी। पहले तो नंबर को देखती रही, फिर एक मैसेज टाइप किया, लेकिन फिर मिटा दिया। नहीं नहीं नाइला, वो क्या सोचेगा, मैं इस पर मरी जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं करूँगी मैसेज, दिल में सोचते नाइला ने फ़ोन रख दिया। 1 मिनट फिर फ़ोन उठा लिया। करने में क्या हर्ज है, एक दफ़ा ट्राई तो कर लूँ। नाइला ने एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। हाय, कौन? दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया। नाइला। नाइला ने अपना नाम लिखकर सेंड कर दिया। ओह, नाइला मैडम है जी, क्या हाल है? अली उससे ऐसे पूछ रहा था जैसे कभी मिला ही ना हो। मुझे मैसेज करने का ख्याल कैसे आ गया? अली ने एक और सवाल कर डाला। नाइला को समझ ना आई वो क्या जवाब दे। वो मैंने तो ऐसे ही कर दिया, बोर हो रही थी ना तो सोचा बोरियत दूर कर लूँ। दिमाग में जवाब आते ही नाइला ने फट से कहा, अच्छा तो मैं बोरियत भगाने वाली मशीन हूँ? नहीं तो ऐसा कब बोला? सही बताएं, बोरियत भगानी थी या मेरी तरह तुम्हें भी वो फील होता है? वो क्या? नाइला ने मुस्कुराते हुए मैसेज सेंड किया। अब इतनी भी बची नहीं हो, समझती हो तुम? मैं कुछ नहीं समझती। अच्छा। मुस्कुराहट अभी भी उसके चेहरे पर थी। अच्छा जी जी, अच्छा मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अली का ये मैसेज पढ़कर नाइला की हंसी गायब हो गई। ओके, उसने बस रूखा सा जवाब दिया। अली का फिर कोई जवाब ना आया। नाइला और ज़्यादा तप गई। दूसरी तरफ अली अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुराया। थोड़ा तो आप भी तड़पे मैडम,
उसने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन साथ रख कर लेट गया। हानिया अपने पलंग पर बैठी बाबा का इंतज़ार कर रही थी। इतने में मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। हेलो हानिया। हानिया ने पहले तो हैरत से मोबाइल को देखा, फिर मैसेज टाइप किया। आप कौन? मैं ज़वार। भूल गई क्या? हानिया को याद आया। जी जी याद है आप मुझे। कोई काम था आपको? हानिया के इस सवाल पर ज़वार ने हैरत से मोबाइल को देखा और दिल में सोचा, कितनी भुलक्कड़ लड़की है। वो असाइनमेंट देनी थी ना आपको? हाँ हाँ वो तो मैंने बना ली। कैसे? ज़वार ने बिल्कुल अनजान बनते हुए पूछा। वो मेरी बुक बुक ना डेस्क पर पड़ी थी, पता नहीं पहले क्यों नहीं दिखी मुझे। हानिया के इस मैसेज पर ज़वार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसे पता नहीं क्यों इस वक्त हानिया बहुत मासूम लगी। ये तो अच्छी बात है। इसके बाद ज़वार को समझ ना आया क्या कहे। वो भी तो बात करके आगे फुल स्टॉप होता है। कुछ सोचकर ज़वार ने मैसेज किया। मैं बोर हो रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो क्या हम थोड़ी देर कॉल पर बात कर सकते हैं? हानिया तो पहले तो उलझन में पड़ गई, फिर मैसेज टाइप करने लगी। कर ले, मेरे भी बाबा घर पर नहीं है। इसके बाबा का सुनकर ज़वार के चेहरे पर नागवारी आई, लेकिन उसने इसको जब्त करते हुए कॉल की। दूसरी तरफ से कॉल पिक कर दी गई। हेलो जी। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा। ज़वार सोचने लगा अब आगे क्या कहे। ऐसे भी उससे लड़कियों से बात करने का कोई तजर्बा नहीं था। एक बात कहूँ हानिया? कुछ सोचकर उसने कहा। जी। मैं अभी भी आपकी इसी हंसी में अटका हुआ हूँ। हानिया ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब? मतलब मेरा दिल करता है मैं आपको हर वक्त हंसता हुआ देखूं। हानिया मुस्कुरा दी। अच्छा जी। हाँ जी। कोई शक है आपको? नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? शक करना भी नहीं मेरे प्यार पर। क्या? कुछ नहीं, ज़वार ने जल्दी जल्दी कहा। आप बताएं असाइनमेंट में कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? ज़वार ने एकदम से शरीफ बनते कहा। नहीं। हानिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। नूरदीन क्वार्टर में दाखिल हुआ। ओके बाबा आगे, अल्लाह हाफिज़। हानिया ने जवाब सुने बगैर कॉल कट कर दी। ज़वार ने गुस्से से मोबाइल स्क्रीन को देखा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में नायला तो अली से छुपती फिर रही थी। हानिया और नायला हस्बे मामूल कैंटीन में बैठी थी। अली कैंटीन के अंदर दाखिल हुआ। नायला ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। हानिया ने पहले नायला को देखा, फिर अली की तरफ। क्या हुआ, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? मेरी तो नहीं हुई, इसकी हुई है शायद। अली ने जवाब देते हुए हानिया को बाहर जाने का इशारा किया। ओके। हानिया ने आंखें घुमाई। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। हानिया ने उठते हुए कहा। यार किधर जा रही हो? नायला ने हाथ पकड़कर उसको रोकना चाहा। आ रही हूँ बस, तू बैठ यहीं पर। हानिया ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा और बाहर निकल गई। नायला ने अली की तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। भाग क्यों रही हो मुझसे? अली ने उसके सामने बैठते हुए कहा। मैं क्यों भागने लगी तुमसे? तो फिर मुंह फेर कर क्यों बैठी हो? ऐसे ही, मेरी तरफ देखो। नायला ने अली की तरफ देखा। नायला। अली ने बात शुरू करते हुए नायला का एक हाथ पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ भी उस पर रख दिया। नायला का तो मुंह खुला का खुला रह गया। तो मुझे पता है तुम मेरी कल की बातों से क्या सोच रही हो। मैं भी कल कल से वही सोच रहा हूँ। कल से सिर्फ इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे छिछोरा ना समझो। नायला गौर से अली की तरफ देख रही थी। अली ने एक सांस ली और फिर बात शुरू की। नायला, मैंने पहले तुमसे पहले आज तक मैंने किसी लड़की को अपना नंबर नहीं दिया। यकीन करो, कभी किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल बगावत पर उतर आया है। नायला अब सांस रोक के उसकी तरफ देख रही थी। आई लव यू नायला। साथ ही एक घुटना ज़मीन पर टिका कर उसके सामने बैठ गया और जेब से एक डिब्बी निकाल कर उसके सामने की। नायला खड़ी होकर उसको देखने लगी, फिर उसके हाथ से डिब्बी ले ली। अली सीधा होकर बैठ गया। अली सीधा होकर खड़ा हो गया। नायला ने डिब्बी खोली। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी। नायला ने प्यार से अली की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत खूबसूरत है ये, तुमसे कम। अली ने प्यार से कहा। जवाब नहीं दिया तुमने? अली ने नायला से कहा। नायला ने उसको बोर देखा, फिर बोली आई लव यू टू। हाय। अली ने दिल पर हाथ रख कर एक्टिंग की। नायला मुस्कुरा दी। इतने में कैंटीन में कोई दाखिल हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कैंटीन से बाहर निकल गए। हानिया जो अली और नायला को अकेला छोड़ आई थी, वहाँ से आकर क्लासरूम में बैठ गई। ज़वार तो इसी तार में था। वो अपनी सीट से उठा और हानिया के साथ जाकर बैठ गया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हानिया ने उसको देखकर कहा। एक बात पूछूं हानिया जी, इतने बड़े घर में तुम और तुम्हारे बाबा अकेले रहते हैं? हानिया ने अजीब सी नज़रों से उसको देखा। देखो, अब तो हम दोस्त हैं और दोस्तों से तो हर बात शेयर की जाती है ना। ज़वार ने मनाने वाले अंदाज में कहा। ज़वार, वो हमारा घर नहीं है, मेरे बाबा इस घर में काम करते हैं बस। हानिया ने इसके आगे कुछ ना कहा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आप प्लीज़ उदास ना हो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। इतने में अली और नायला क्लास में दाखिल हुए। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। ज़वार उठकर अपनी सीट पर चला गया। अली भी उसके साथ आकर बैठ गया। नायला हानिया के साथ जाकर बैठ गई। इतना शर्मा क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? हानिया ने नायला का चेहरा ब्लश करते हुए देखा तो पूछा। नायला शर्माने लगी। अब शर्माती रहोगी या कुछ बताओगी? उसने प्रपोज कर दिया मुझे, नायला ने शर्माते हुए कहा। हैं? फिर तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी। नायला का कहना था कि हानिया उछलने लगी। हाय, मेरी दोस्त को फाइनली लव हो गया। हानिया आहिस्ता बोलो।
اس کے کہنے پر ہانیہ آرام سے بیٹھ گئی، لیکن نظریں ابھی بھی نائلہ پر تھیں۔ دوسری طرف زوار کا بھی یہی حال تھا۔ یار تجھ میں اتنی ہمت آ کیسے گئی؟ بس کیا کہوں، تجھے پتا تو ہے تمہارا دوست کتنا بہادر ہے، علی نے فرضی کالر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو پتا ہے، زوار نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سر کلاس میں آئے اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بالار صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے، اتنے میں ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ موبائل پر وجاہت علی کنزا کے دادا کا نمبر دیکھ کر مسکرائے اور کال پک کی۔ کیسے ہو وجاہت؟ ٹھیک، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک۔ اس کے بعد کچھ رسمی باتیں ہوئیں۔ بلاج، آج میں نے تم سے کچھ مانگنے کے لیے فون کیا ہے، حکم کرو وجاہت۔ دوسری طرف سے بات بتائے گی۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم فکر ہی نہ کرو، کنزا اب ہماری بیٹی ہے۔ مجھے پتا تھا میرا دوست مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور پھر کال بند کر دی گئی۔ نائلہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی، علی کا سوچ سوچ کر اکیلے اکیلے مسکرائی جا رہی تھی۔ نائلہ، نائلہ، بھابھی کی آواز پر اٹھ کر ان کے پاس کچن میں گئی۔ جی بھابھی، یہ پیاز کاٹ دو ذرا، سالن بنانا ہے، میری تو آنکھیں بہت جلتی ہیں بھائی اس سے۔ اوکے بھابھی، کاٹ دیتی ہوں۔ نائلہ اس کے یوں پیار سے نازش اس کے یوں پیار سے مان جانے پر حیران ہوئی۔ نائلہ نے پیاز اٹھاتے وہیں بیٹھ کر کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹتے ہوئے وہ مسکرائی جا رہی تھی۔ نازش نے اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھا، اس کو وہیں چھوڑتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارسلان کمرے میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے لچھن صحیح نہیں لگ رہے، نازش نے ارسلان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ ارسلان نے لاپرواہی سے پوچھا اور ہنوز کام میں مصروف رہا۔ اکیلی اکیلی مسکرائی جا رہی ہے، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں ارسلان، یہ مجھے کوئی خطرے کی گھنٹی لگتی ہے۔ ارسلان نے نازش کی طرف ایک نظر دیکھا۔ تمہیں تو ہر بات خطرہ لگتی ہے، اب پلیز مجھے کام کرنے دو۔ ارسلان پھر سے کام میں مشغول ہو گیا۔ نازش اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ زوار ہاتھ میں موبائل لیے ابھی ہانیہ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ اس کے دادا کی کال آنے لگی۔ جب سے وہ اپنے گھر سے آیا تھا ان کا صرف فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا۔ جی دادا جان، کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں ٹھیک بیٹا، ایک بات کرنی تھی تم سے۔ جی جی، وجاہت کا فون آیا تھا آج، وہ تیرے اور کنزا بیٹی کے رشتے کا کہہ رہے تھے، لیکن میں نے بھی ہاں کر دی۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا مجھے کبھی بھی نہیں نہ کرے گا۔ بلاش نے زوار کا لیکن سنے بغیر اپنی بات کر دی۔ جی دادا جان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ شکریہ بیٹا، اسی لیے میں چاہتا ہوں تو ادھر کا کام جلدی سے ختم کر کے گھر آ جا۔ جی دادا جان۔ دادا جان، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی تھوڑا مصروف ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ زوار نے کال بند کر دی۔ ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ کنزا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دادا کی لاج رکھنے کے لیے اس کو یہ کرنا تھا۔ پریشانی میں اس نے ہانیہ کو کال کرنے کا ارادہ ترک کیا اور فون رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف ہانیہ بار بار اپنا موبائل چیک کر رہی تھی کہ شاید زوار کا کوئی میسج یا کال آئی ہو، لیکن ہر دفعہ وہ مایوس ہو جاتی۔ ہانیہ خود اپنے انتظار پر حیران ہوئی۔ میں کیوں اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ کہیں مجھے اس سے نہیں انتظار کرنے سے کیا ہوتا ہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی ہانیہ نے فون اٹھایا، میسج ٹائپ کر کے پھر مٹا دیا۔ نہیں، وہ مجھے چپکو ہی نہ سمجھے، یہ سوچ کر ہانیہ نے فون سائڈ پر رکھا اور لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کس وقت نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہانیہ کی نظریں زوار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ نائلہ اس وقت علی کے ساتھ تھی۔ اچانک اسے ایک طرف سے زوار نظر آیا۔ وہ بے صبری سے اس کی طرف بڑھی، پھر ایک دم رکی۔ اپنی بے صبری پر اسے خود حیرانگی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ چل کر زوار کے پاس آئی۔ زوار نے آتی ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ نے آج وہی پنک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو زوار نظر ہٹانا بھول گیا، پھر خود پر قابو پایا۔ زوار ادھر ادھر دیکھ کر شاید کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہائے، ہانیہ کی آواز پر زوار نے اس کی طرف دیکھا۔ ہائے، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ علی کو، کہیں دکھ نہیں رہا۔ زوار نے آس پاس نظریں دوڑاتے کہا، وہ نائلہ کا ساتھ ہے۔ ہانیہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زوار اس کی طرف دیکھے۔ اوہ اچھا جی، ویسے رات کو آپ کہیں بزی تھے؟ ہانیہ نے رات کو فون نہ کرنے کی وجہ ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھی۔ زوار اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی رات کو میں جلدی سو گیا تھا، اس لیے کال نہیں کر سکا۔ اس کی آخری بات پر ہانیہ نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ وہ کیسے اس کے اندر کی بات سمجھ گیا تھا؟ اچھا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ زوار کے دماغ میں اپنے دادا کی بات آئی، اسے اب یہ سب جلدی کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ ایک بات کہوں ہانیہ، زوار نے چلتے ہوئے کہا۔ ہانیہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ ہانیہ نے رک کر زوار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ زوار بھی اس کی طرف میٹھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہانیہ تو جیسے اس کی آنکھوں میں گھوس ہی گئی۔ ہانیہ، زوار کی آواز پر وہ چونکی۔ جی جی، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، یہ کہہ کر زوار کلاس روم کی طرف چلا گیا۔ ہانیہ نے اس کو جاتا دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہیں باہر گھومنے چلیں، علی نے نائلہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین میں بیٹھے تھے۔ کینٹین میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کس خوشی میں
नायला ने पूछा। उसने अली से प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन वो उससे अभी भी इसी टोन में बात करती थी। हमारे बच्चे की खुशी में, अली ने स्पॉट सा जवाब दिया। क्या? नायला तो जैसे उछल पड़ी। और नहीं तो क्या, तुम सवाल ही ऐसे कर रही हो, तुम बहुत बेशर्म हो। नायला ने अली की तरफ देखकर मसनूई गुस्से का इजहार किया। अब तुमने बेशर्मी देखी कहाँ है? अली ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। बेशर्म? नायला ने यह कहते साथ ही बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अली ने एक कहकहा लगाया और उसके पीछे चला गया। रात का वक्त था। हानिया किसी कश्मकश में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जवार के प्रपोज करने पर तो वो हवाओं में उड़ रही थी। वो उसको हाँ में जवाब देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों घबरा रही थी। हानिया उठी, इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि उसके अब्बा नूरदीन कमरे में आए। हानिया बेटा, अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? हानिया ने उनकी बातों का कोई रिएक्शन न दिया। वो सोचों में गुम बैठी रही। नूरदीन ने उसको इस तरह सोचों में गुम देखा तो उसको फिर से आवाज़ दी। हानिया की सोचों का तसलसल टूटा। जी जी बाबा, आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ बेटा, तुम कहाँ गुम थी? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। नूरदीन ने पहली दफ़ा अपनी बेटी को यूं घबराते हुए देखा था। नूरदीन उठकर हानिया के साथ आकर बैठ गया। क्या बात है बेटा? नूरदीन ने अपनाइए से पूछा। कोई बात नहीं है बाबा। हानिया बेटा, मुझे पता है लड़कियां अपनी ज़्यादातर बातें माँ से कहती हैं, लेकिन तुम मुझसे कह सकती हो बेटा। बाबा, हानिया की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा चलो, अब बताओ बेटा, क्या बात है जो मेरी बेटी को परेशान कर रही है? बाबा, वो एक लड़का। हानिया बस इतना ही कह सकी। नूरदीन सब समझ चुका था। तो कोई पसंद आ गया मेरी बेटी को? बाबा सॉरी, बट कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी ही थी ना। अब तुम्हारी पसंद से हो जाएगी तो और अच्छी बात है। थैंक्स बाबा। अच्छा चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नूरदीन प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर कहा और अपने पलंग की तरफ चला गया। हानिया भी लेट गई। उसको अब सिर्फ सुबह का इंतज़ार था। सुबह यूनिवर्सिटी के वक्त जब नायला अली के पास गई तो हानिया जवार के पास चली आई। जवार क्लास के बाहर अकेला खड़ा था। सुने, हानिया की आवाज़ पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। जी जी। उसका जी जी कहना हानिया को अंदर तक सरशार कर गया। औरत तो फिर प्यार की भूखी होती है, वो जो उससे प्यार कर ले बस उसी की होकर रह जाती है। वो कल कुछ कहा था आपने? हानिया ने उसको कल की बात याद दिलाई। जी, तो क्या सोचा आपने? जवार ने उसकी आंखों में देख कर कहा। आप भी मुझे अच्छी लगते हैं। ये कहकर हानिया ने वहाँ से दौड़ लगा दी। वो शर्म से उसके सामने नहीं खड़ी हो पा रही थी। जवार उसको देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जैसा वो चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। क्लास के बाद जब सर रूम से बाहर गए तो हानिया ने मुड़कर जवार की तरफ देखा। नैला कब से हानिया को नोट कर रही थी। वो बार बार मुड़कर जवार की तरफ देख रही थी। हानिया, ये मैं क्या देख रही हूँ? नायला से सबर ना हुआ तो पूछ बैठी। क्या? हानिया ने अनजान बनते हुए कहा। ये तुम बार बार जवार की तरफ क्यों देख रही हो? क्यों नहीं देख सकती? हानिया ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और हंसने लगी। इधर देखो हानिया। नायला ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो यार, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। बस? क्या बस? नायला ने बात करते हुए कहा। अच्छा अब बता, हुआ क्या है? नायला ने तजस्सुस से पूछा। वही जो तुम्हारा और अली का हुआ है। हानिया ने शर्माते हुए जवाब दिया। सच्ची? नायला ने चीखते हुए कहा। वैसे सही बदला लिया है तुमने, अब बता रही हो मुझे? सॉरी यार, हानिया ने कान पकड़ते हुए कहा। इट्स ओके। नायला मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ अली का भी यही हाल था। अली जवार का दोस्त था, इसलिए जवार ने फ़र्ज के तौर पर उसको भी बता दिया। छुट्टी के वक्त हानिया जाने से पहले जवार के पास आई। जवार जाने वाला था। हानिया ने उसको आवाज़ दी। जवार। हानिया की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा। जी, मुझे एक बात करनी थी आपसे। हानिया उसके सामने आ खड़ी हुई। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। वो मैंने आपको बाबा को आपका बता दिया था। जवार ने हैरानगी से उसको देखा। अच्छा इतनी जल्दी? जी, हानिया ने कदर शर्माते हुए कहा। ओके, अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद मैं अपने घर वालों को भेजूंगा। ओके, जवार ने उसे प्यार से समझाया। हानिया का तो दिल खुशी से उछलने लगा। वो अपनी खुशी उस पर जाहिर ना करते हुए वहाँ से चली गई। यार अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, हम कैसे बात करेंगे? अली ने दुख से कहा। जैसे पहले करते थे। नायला ने दो टोक सा जवाब दिया। सच्ची तुम एग्ज़ाम्स में बात करोगी मुझसे? अली ने बच्चों की तरह खुश होते कहा। हाँ थैंक्स नायला, तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मुझे पता है, नायला एक अदा से बोली। हानिया आ गई है, अब मैं चलता हूँ। अली ने हानिया को आते देखा तो कहा। ओके गुड बाय बाय। अली अपनी कार की तरफ चल दिया और नायला और हानिया अपनी कार में बैठ गई और घर की तरफ चल दी। अगले दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। अब हानिया अपनी पढ़ाई में लग गई, लेकिन वो साथ साथ जवार को भी टाइम देती थी। जवार को भी अब न जाने क्यों हानिया से बात करना अच्छा लगता था। उसके दिल में हानिया के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था, लेकिन वो खुद इससे अनजान था या शायद अनजान बनना चाहता था। दूसरी तरफ नायला और अली पढ़ाई को कम और एक दूसरे को ज़्यादा वक्त देते थे। अली और नायला का तो एक दूसरे से बात किए बगैर दिन ही नहीं गुजरता था। अल्लाह अल्लाह करके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो चारों ने एक जगह मिलने का प्लान बनाया। वो एक रेस्टोरेंट में थे।
चारों ने मिलकर खाना खाया, फिर उठकर थोड़ी देर बाहर घूमने का प्लान बनाया। वो लोग साहिल समुद्र पर खड़े समुद्रों की लहरों को देख रहे थे। नैला अली के साथ थी, जबकि हानिया जवार के साथ खड़ी थी। जवार, हानिया की आवाज़ पर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी मेरी जान, जवार का इस तरह से कहना हानिया को अंदर तक सरशार कर गया। अब तो एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं। तो हानिया कुछ कहते कहते रुक गई। जवार उसकी बात का मतलब समझ गया। हानिया, मैंने बात की थी अपने घर वालों से। सच? क्या कहा उन्होंने? उन्हें कोई एतराज़ नहीं? हाय, हानिया तो खुशी से पागल हो रही थी, लेकिन वो अपनी इतनी खुशी जवार पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक मसला है, जवार ने मुस्नुई परेशानी के साथ कहा। वो क्या? हानिया भी कदरे परेशान होगी। वो एक्चुअली मॉम और डैड आउट ऑफ कंट्री होते हैं, इसलिए वो शायद शादी पर ना आ सके। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है वो शादी के बाद ज़रूर आएंगे अपनी बहू से मिलने। जवार ने सफ़ेद झूठ बोला। ओके, मैं कह दूंगी बाबा से, हानिया ने कहा। जवार को भी तसल्ली हुई। हानिया समुद्र की तरफ देखने लगी और जवार उसकी तरफ। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया वो उसके साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने इस ख्याल को झटक दिया था। हानिया घर आई तो उसके बाबा पहले ही बैठे हुए थे। आज आप जल्दी आ गए बाबा? हाँ बेटा, बस तबीयत थोड़ी ख़राब थी। क्या हुआ बाबा? हानिया ने परेशानी से उनके साथ बैठते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, बस अजीब से वसवसे आ रहे हैं और सर में थोड़ा दर्द है। बाबा, आप अपना ख्याल नहीं रखते? हानिया उनका सर दबाने लगी। कुछ देर के बाद नूरदीन ने अपनी बेटी का हाथ अपने माथे से हटाया। बस बेटा, अब सही है। नूरदीन ने हानिया की तरफ देखा। वो उन्हीं की तरफ देख रही थी। बेटा, तुमने बात की उस लड़की से? नूरदीन ने खुद बात शुरू करना मुनासिब समझा। जी बाबा, की थी। हानिया ने सर झुका लिया। तो क्या कहा उसने? कब भेज रहा है अपने वालिदैन को? बाबा, वो उसके घर वाले मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन वो शादी के लिए राज़ी हैं और उन्होंने कहा है वो शादी के बाद आ जाएंगे। हानिया को अपनी बात पर थोड़ी सी शर्मिंदगी खुद से हुई। वो कैसे बेबाकी से अपने रिश्ते की बात कर रही थी। अच्छा, लड़का तो मुझसे मिलने आ सकता है ना? जी जी बाबा, मैं कह दूंगी उसको। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, सो, थकी हुई आई हो। हानिया अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो अब ये सोच रही थी कि ये जवार को कैसे बताए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अब उन्होंने जाना नहीं था। फिर उसने फ़ोन पर ही जवार को बताने का फ़ैसला किया। उसने पहले उठकर एक नज़र अपने बाबा को देखा, जो शायद सो चुके थे। हानिया आहिस्ता से उठी, मोबाइल उठाया और दबे कदमों चलती क्वार्टर से बाहर आकर जवार को कॉल मिलाई। जवार तो जैसे उसकी कॉल का ही वेट कर रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिक की। हेलो जवार। जी जवार की जान। हानिया के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। वो मैंने बाबा से बात की थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कब? कल ही आ जाओ। हानिया, अभी तो मैं एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, वो दूसरे शहर में रहता है, कब से बुला रहा था। इसके बाद आ जाऊँगा। जवार ने टाल मटोल से काम लिया। उसका अभी घर जाने का इरादा था। ओके, कब तक आ जाओगे? कल तो यूनिवर्सिटी की पार्टी है, परसों तक जाऊँगा। क्या कल पार्टी है? हानिया ने सवाल किया। हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, अब तो चल गया ना। हानिया भी कुछ बोलने ही लगी थी कि जोबार की आवाज़ आई। हानिया, मुझे नींद आ रही है। हानिया का बुरा सा मुंह बना। ओके, आप सो जाओ। ओके मेरी जान, गुड नाइट। उसके मेरी जान कहने पर हानिया का मूड फिर से ठीक हो गया। गुड नाइट, हानिया ने प्यार भरे लहजे में कहा और कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करने के बाद उसने मोबाइल पर नायला का मैसेज आया हुआ देखा, जिसमें पार्टी का बताया गया था और ये ख़ास हदायत भी की गई थी कि वो ब्लैक फ़्रॉक पहन कर आए। हानिया मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। ओके मैडम। उसके बाद हानिया कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। अगले दिन यूनिवर्सिटी की पार्टी के लिए नायला हानिया को लेने के लिए आई। काले रंग के फ्रॉक में काले रंग की थोड़ी सी चूड़ियाँ और काले ही रंग की बालियाँ पहने, हल्का सा मेकअप किए, वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। नायला ने भी इसी डिज़ाइन का सरमई रंग का सूट पहना हुआ था और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। आहा, बहुत प्यारी लग रही हो। हानिया कार में बैठी तो नायला ने उसको देखकर कहा। हानिया मुस्कुराई। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। वो तो मैं हमेशा लगती हूँ। इस बात पर दोनों हंसने लगी। नायला ने ड्राइवर को चलने का कहा। पार्टी स्टार्ट थी। सारे स्टूडेंट्स बाहर थे। जवार अली के साथ खड़ा था। अचानक से एक स्टूडेंट गुजरते हुए जवार से टकराया और उसके हाथ में पकड़ा जूस जवार के कपड़ों पर गिर गया। जवार ने खा जाने वाली नज़रों से उस स्टूडेंट को देखा। अली और जवार के बदलते तेवर देखते ही उस स्टूडेंट को जाने का कहा। यार तू जा, वॉशरूम जाके धो ले। कहता जवार वॉशरूम की तरफ चला आया। अली को सामने से नायला और हानिया आती दिखाई दी। वो उनकी तरफ बढ़ गया। उनकी नज़रें तो नायला पर टिक गई थी। हेलो, हाय, नायला ने कहा। हानिया इधर उधर किसी को ढूंढने लगी। किसको ढूंढ रही हैं? जवार को, वो वॉशरूम की तरफ गया है, अली ने इशारे करते हुए कहा। ओके। हानिया वॉशरूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ जवार जब वॉशरूम से निकला तो उसको सामने से किंजा बाहर जाती दिखाई दी। किंजा, जवार ने आवाज़ देकर उसको रोका। किंजा ने मुड़कर जवार की तरफ देखा। और जवार तुम? वो तो इस बात पर फूले नहीं समा रही थी कि जवार ने उसे बगौर देखा था।
और ख़ुद बुलाया था। मुझे बताना था कि मैं शाम को घर जा रहा हूँ, तुमने आना हो तो तैयार रहना। जवार ने बगैर तमहीद बांधे मुद्दे की बात की। हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। जवार वो किंजा उसके करीब आई और उसके कॉलर्स को पकड़ा। तुम्हारे दादा ने बात तो की होगी तुमसे? हाँ की थी। तो तुमने क्या सोचा? किंजा ने उसके और करीब आते हुए कहा। किंजा प्लीज़, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। अभी वो दोनों ऐसे ही खड़े थे कि हानिया अंदर दाखिल हुई। इन दोनों को इस तरह देखकर हानिया की आंखें फट गई। उसने गौर से जवार की तरफ देखा। जवार ने भी उसको देख लिया था। हानिया की आंखों में आंसू आए और वो बिना कुछ बोले बाहर चली गई। हानिया, जवार ने अपने कॉलर छुड़वाए और उसके पीछे बाहर आया। किंजा गुस्से से उसको जाता देखती रही, फिर उसके होंठों पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट उभर आई। हानिया, मेरी बात तो सुनो। जवार उसके पीछे भागता हुआ आया, लेकिन हानिया जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जवार भागता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। हानिया रुक गई और अपनी आंसुओं से तर आंखें उठाकर जवार की तरफ देखा। जवार को न जाने क्यों उसकी आंसू देखकर बहुत तकलीफ हुई। हानिया, मेरी बात सुन लो, जवार ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। क्या सुनूं मैं आपकी? हाँ, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो आप चाहते हैं मैं अपनी आंखों देखे पर भी यकीन न करूं? जैसा तुमने देखा वैसा कुछ नहीं। जवार वो मुसलसल सफाइयाँ पेश कर रहा था। तो इतने करीब होकर क्या कर रहे थे आप? मैं नहीं गया था, वो खुद मेरे करीब आई थी। तो आप उसे दूर भी तो कर सकते थे। हाँ कर सकता था दूर। जवार सीधा होकर खड़ा हुआ और शरारती निगाह से हानिया को देखा। उसने अचानक हानिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जवार, क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं यहाँ। हानिया इस अचानक हमले पर बौखलाई। उसको खुद से दूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं कर सकता, जवार ने हानिया की आंखों में देखते कहा। हानिया झीम गई और नज़रें नीची कर ली। और रही बात लोगों की, तो देखते रहे लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जवार ने अपना हाथ से हानिया का चेहरा ऊपर किया। हानिया मुस्कुराने लगी। वो देखो हमारे रोमियो को। दूर खड़े अली ने नायला को जवार और हानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। नायला ने मुड़कर उस सिमत देखा। उसका मुंह खुल गया। मुंह बंद करो मैडम, इतने बड़े मुंह में तो पूरा ट्रक आ जाएगा। अली ने हाथ से नायला का मुंह बंद करते हुए कहा। नायला ने लब भेंचकर अली की तरफ देखा। खाओगी क्या? जाओ, मैं नहीं बात करती तुमसे, तुम तो कोई मौका नहीं जाने देते। नायला उससे मुंह फेर कर खड़ी हुई थी। अली को सूरत हाल बिगड़ती हुई महसूस हुई। अच्छा ना, एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें। मैं जल्द ही अपने पेरेंट्स से तुम्हारी बात करने वाला हूँ। सच्ची? नायला ने मुड़कर खुश होते उसको देखा। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था। सचमुच्ची? अली ने उसकी नाक को दबाते हुए कहा। नायला हंसने लगी। अच्छा अब छोड़ो हाथ। जवार जो कब से हानिया का हाथ पकड़ कर खड़ा था, नायला ने उसको छोड़ने का कहा। अब नाराज तो नहीं हो? नहीं, हानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जवार ने उसका हाथ छोड़ा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगले दिन जवार ने किंजा को पिक किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज उसने अपने दादा को एक खुशखबरी सुनानी थी। किंजा को पहले उसके घर छोड़ा। वजाहत ने उसको बैठने का बहुत कहा, लेकिन वो जल्दी का बहाना करके चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने दादा को सरप्राइज़ जो देना था। बलार साहब लॉन में खिड़की खड़े माली को हदायत दे रहे थे कि जवार की गाड़ी अंदर आती दिखाई दी। वो माली को एक आखिरी हदायत करके गाड़ी की तरफ चल दिए। जवार गाड़ी से बाहर आया। वो अपने दादा के गले लग गया। बलाज भी बड़ी गर्मजोशी से मिले। उनके गले मिलकर वो अलग हुआ। बहुत दिनों बाद अपने पोते का चेहरा देखा। ठंडक मिल गई मेरे दिल को। मैंने आपको बहुत मिस किया दादा। तुझे तो सबने ही बहुत याद किया। बलाज उसको लेकर अंदर आया। जहाँ निमरा जवार की माँ उसको देखकर जल्दी से उसकी तरफ आई और उसके गले लग गई। फिर अलग होकर उसका माथा चूमा। याद आ गई माँ की तुम्हें? मामा, आप तो भूलती ही नहीं है। जवार ने प्यार से अपनी माँ के हाथों पर बोसा दिया। निमरा ने उसके सर पर हाथ फेरा। ओह, जवार आ गया। वो सब अभी मिल ही रहे थे कि एक तरफ से जवार के चचा शाहफेज आते दिखाई दिए। सब उनकी तरफ मतवज्जा हुए। जी चाचू, जवार उनसे मिला, जल्दी आगे। सब ने अजीब नज़रों से उनकी तरफ देखा। मकसद पूरा हो गया होगा ना। उन्होंने सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके खुद से ही एक कहकहा लगाया। चाची कहाँ है चाचा? जवार ने माहौल ठीक करने की कोशिश की। वो मैके गई हुई है। तुम कहते हो तो अभी बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, जवार ने मना करते हुए कहा। अच्छा बेटा तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनवाती हूँ तुम्हारे लिए, निम्ना ने जवार से कहा। जवार सर हिलाता हुआ अपने कमरे में चला गया। नाइला अपने घर वालों के साथ बैठी थी कि अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। सब ने नज़र उठाकर उसको देखा। एक्सक्यूज़ मी। नाइला एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठ गई। नाजिस ने जिताती नज़रों से अरसलान को देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि उसका शक सही था। आज तो याद ही नहीं कर रही, लगता है मगरूर हो गई हो। नाइला के मोबाइल पर अली की आवाज़ आई। मुझे किस बात का गरूर होगा? नाइला ने जवाब दिया। क्योंकि इतने हैंडसम और डैशिंग लड़के ने तुम्हें पसंद जो कर लिया है।
अली ने अपने मखसूस चुलबुले अंदाज में कहा। नायला ने हल्का सा कहकहा लगाया। हैंडसम? और तुम? नायला ने फिर से कहकहा लगाया। मैं हैंडसम नहीं हूँ तो मुझे पसंद क्यों किया? वो तो तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो। अच्छा जी, एक न एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हैंडसम भी हूँ, अली ने फखरिया अंदाज में कहा। देखते हैं। वैसे तुम बहुत याद आ रही हो। क्यों? बस तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। दिल को काबू में रखो अली साहब। अब भी तो काबू कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन ये काबू खो बैठेगा, अली ने दूसरी तरफ दिल पर हाथ रख कर कहा। अच्छा। इसके बाद वो दोनों बातें करते करते सो गए। खाने के बाद जवार अपने दादा के कमरे में आया। क्या कर रहे हैं दादा जान? कुछ नहीं, बस कुछ फाइल्स देख रहा हूँ। तुम्हारे चचा की नाअहली की वजह से इस उम्र में भी मुझे ये काम करने पड़ते हैं। दादा जान आप फिक्र ना करें, जल्द ये काम मैं संभालूंगा। आपको यही खुशखबरी तो देने आया था। हमारा मकसद अब दूर नहीं है। शाबाश मेरा बेटा। बलाज ने फाइल साइड पर रखी। आज अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता ना तो मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। बहुत काबिल था मेरा मुनीर। पता नहीं इस बदबख्त नूरदीन को इससे क्या दुश्मनी थी। उनकी इस बात पर जवार को नूरदीन का चेहरा याद आया। उसने जब से होंठ भींच लिए। अच्छा बेटा तुम जाओ, अब रात बहुत हो गई है, आराम कर लो। ठीक है दादा जान, अल्लाह हाफिज़। जवार बलाज के कमरे से बाहर निकला। सामने ही निमरा का कमरा था। वो उनके कमरे में चला आया। निमरा बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी। जवार को देखा तो मुस्कुराकर हाथ उठाकर उसको अपने पास बुलाया। जवार उनके पास आया और उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। निमरा आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल से हिलाने लगी। जवार बेटा, माँ की बात नहीं मानी ना तुमने? क्या? मना किया था ना मैंने तुम्हें इस काम से। बेटा मैं नहीं चाहती तुम इन बदले बदले के चक्रों में पड़ो। मामा आप कहना चाहती हैं कि मैं बदला ना लूँ? उस शख्स की वजह से मैं सारी ज़िंदगी यतीम रहा हूँ, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। तो बेटा इसमें इस मासूम लड़की का क्या कसूर है? इसके बाप ने मेरे बाप को मारा। इसकी अपनी मौत से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी बेटी को दर्द दूंगा तो इसे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और मैं यही चाहता हूँ। जवार ने अपने ख़तरनाक इरादे बताए। बेटा तुम गलत राह पर हो। बाप का बदला बेटी से लेना सही बात नहीं है, ये गुनाह है बेटा। मामा प्लीज़। जवार ने उनकी गोद से सर उठाया और कुछ कहे बिना बाहर चला गया। अगले दिन जवार नूरदीन से मिलने उसके घर आया। नूरदीन को सामने देखकर वो बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। हानिया भी वहीं पर बैठी थी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? नूरदीन ने बात शुरू की। जवार। नाम सुनकर नूरदीन ने चौंक कर उसको देखा। पूरा नाम? नूरदीन ने तस्दीक करने के लिए पूछा। बस जवार ही है। जवार से और कोई जवाब न बन पड़ा। अच्छा माँ बाप कब से बाहर हैं तुम्हारे? वो तो शुरू से ही बाहर होते हैं। मैं भी पहले वहीं था, लेकिन मुझे पाकिस्तान में पढ़ने का शौक़ था, इसीलिए इधर आ गया। जवार झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। उसका जवाब सुनकर नूरदीन को तसल्ली हुई। उसने सोचा कि एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, ऐसे इस पर शक करना सही नहीं। देखो बेटा, मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज़ है। अपनी बेटी की मर्ज़ी पर मैं तुम दोनों की शादी तो करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। हानिया बीबी सर झुकाकर बैठी थी। आप फिक्र ही मत करिए अंकल, मैं हानिया को हमेशा बहुत खुश रखूँगा। शुक्रिया बेटा, बस मैं चाहता हूँ इसी हफ्ते सादगी से निकाह हो जाए, ताकि मैं हानिया को अपने घर ले जा सकूं। नूरदीन ने हानिया की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखा। हानिया उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। जब मेरी बेटी को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे क्यों होगा? नूरदीन उठा और जवार को गले लगाया। जवार भी लब भींचकर उनके गले लग गया। एक हफ्ते तक जवार ने हानिया को कुछ शॉपिंग करवाई। हानिया बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था उसकी खुशियों को आग लगने वाली है। ठीक एक हफ्ते बाद हानिया और जवार का निकाह था। निकाह सेठ निज़ाम के घर ही हो रहा था, इसीलिए वो भी मौजूद थे। घर को हल्का फुल्का सजाया गया था और एक स्टेज बनाई गई थी जिस पर अब जवार और अली बैठे थे। सिर्फ नाइला और अली को ही बुलाया गया था। सब मर्द लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद नाइला हानिया को लेकर आती दिखाई दी। जवार ने नज़र उठाकर हानिया को देखा। हानिया ने आज गोल्डन कलर का फुल कढ़ाई वाला फ्रॉक पहना हुआ था। उस पर दुल्हन वाला मेकअप और मैचिंग की ज्वेलरी। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इसको देखकर जवार की एक हार्ट बीट मिस हुई। वो तो नज़र हटाना ही भूल गया। अली के कोहनी मारने पर वो होश में है। बस कर यार, सब देख रहे हैं। जवार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर खुद को नॉर्मल किया। अली स्टेज से उठा। नाइला ने हानिया को लाकर जवार के साथ बिठाया। वो और अली सामने जाकर बैठ गए। काजी साहब भी आ चुके थे। निकाह पढ़ाना शुरू किया गया। पहले जवार से पूछा गया, फिर हानिया से। निकाह के बाद सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। रुखसती का वक्त भी आ गया। हानिया अपने बाबा के गले लगे रो रही थी। जवार को उसका रोना अच्छा न लगा। उसने मुंह फेर लिया। उसके बाद हानिया नाइला के गले लगी। अली ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर सब लोग उसे कार में बिठा कर आए। जवार ने भी सबको अल्लाह हाफिज़ कहा और कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा। एक नज़र हानिया को देखा और कार चला दी। हम कहाँ जा रहे हैं? हानिया ने तजस्सुस से पूछा। मरी। जवार ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मरी क्यों? शादी के बाद डायरेक्ट हनीमून मनाने। जवार ने मुस्कुराकर हानिया को देखकर कहा। हानिया भी मुस्कुरा दी। जवार फिर से गाड़ी चलाने लगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी।
नायला जैसे ही घर आई उसके फ़ोन पर अली की कॉल आने लगी। उसने कमरे में जाकर कॉल रिसीव की। आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं। अली की आवाज़ आई। तुमने जैसे बड़ी लिफ्ट दे दी मुझे, नायला ने तरख कर कहा। ओह, तो मोहतरमा मेरी लिफ्ट का वेट कर रही थी? नहीं जी। अच्छा नायला, आज तो तुम्हें सही से देखा ही नहीं। मेरा तुम्हें देखने का फिर से दिल कर रहा है। अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं अली, पागल हो क्या? अभी कोई आ जाएगा, नायला ने परेशानी से कहा। कोई नहीं आता, मैं आ रहा हूँ। नहीं अली, हेलो। दूसरी तरफ से कॉल बंद कर दी गई। नायला तो परेशानी से वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अली का मैसेज आया, खिड़की खोलो अपने कमरे की। नायला ने हैरानगी से मैसेज पर आउट कर अपनी खिड़की खोली। अली नीचे सीढ़ी लगाकर ऊपर आया और अब उसकी खिड़की से लटक रहा था। हाथ दो मुझे, अली ने अपना हाथ देते हुए कहा। नायला ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ऊपर खींच लिया। तुम पागल हो क्या अली? हाँ, तुम्हारे प्यार में, अली ने भी दो टोक जवाब दिया। किसी ने देख लिया होता तो? देखा तो नहीं ना। तुम कल का वेट नहीं कर सकते थे? उसकी बात पर अली मुस्कुराया और उसके करीब आकर उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। मैं तुम्हें देखे बिना कैसे रह जाता? नायला झीम सी गई। नाजिश ने नायला को कमरे में जाते देखा था। वो शादी का पूछने की गर्ज से नायला के कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अगला मंजर देखकर उसकी आंखें फट गई। नाजिश ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख सुनकर अरसलान और नायला की माँ भी कमरे में आ गए। सामने का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गए। ये देखो, मैं कहती थी ना ये लड़की कोई चांद चढ़ाएगी। लो देख लो नतीजा, नाजिश ने जलकर कहा। अरसलान की आंखों में खून उतर आया। वो खूनखार नज़रों से अली की तरफ देखा और उसको कॉलर पकड़ लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मैं कोई गलत इरादे से नहीं आया था, अली ने सफाई पेश की। अरसलान को उसकी बात पर और गुस्सा आया तो वो उसका गला दबाने लगा। भाई प्लीज़ छोड़ें इसको, नायला ने मुज़ाहमत की। अरसलान ने उसको छोड़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ नायला को मारा। नायला ज़मीन पर जा गिरी। निकलो मेरे घर से, अरसलान उसको कॉलर से खींचता बाहर ले गया। नायला की माँ जो खाली खाली नज़रों से ये सब देख रही थी, अचानक से धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। नायला और नाजिश उसकी तरफ बढ़ी। मामा, मामा, नायला उनको बुलाने लगी। नाजिश अरसलान को बुलाने चली गई। जवार और हानिया अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। ये एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था। जवार हानिया का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले आया। हानिया घर का जायज़ा ले रही थी। इसमें दो कमरे और एक किचन था। दो कमरों के दरमियान गैलरी थी। हानिया को बहुत अजीब लगा कि जवार उसको इस घर में हनीमून के लिए ले आया है। जवार उसको साथ लेकर एक कमरे की तरफ चल दिया। जवार ने कमरे का दरवाज़ा खोला और हानिया को अंदर ले आया। अंदर का मंजर देखकर हानिया की आंखें फटी रह गई। पूरे कमरे को लाल और काले रंग के थीम से सजाया गया था। बेड पर भी लाल गुलाब की पत्तियां पड़ी हुई थी। कैसा लगा? जवार ने हानिया को बेड पर बिठाते हुए पूछा और खुद उसके साथ बैठ गया। बेहतर, अच्छा है, बहुत खूबसूरत, हानिया ने कमरे को देखते हुए कहा। थैंक्स जवार। हानिया ने फिर जवार की तरफ देखा। खुश हो ना तुम? जवार ने अजीब सा सवाल किया। मैं बहुत खुश हूँ जवार, हानिया ने कदरे हैरत से उसे देखते कहा। अब नहीं रहोगी? जवार ने बेड से उठते हुए कहा। क्या मतलब? हानिया को तजस्सुस हुआ। बड़ी जल्दी है मतलब जानने की तुम्हें? जवार ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? हानिया ने बेड से उठते हुए कहा। जवार की बातों से उसे डर लग रहा था। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जवार ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हानिया पीछे होती गई और दीवार से जा लगी। जवार, हानिया कुछ कहने लगी थी कि जवार ने उसके मुंह को पकड़कर जोर से उसके गाल भींच दिए। अफसोस करोगी तुम उसकी बेटी होने पर। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन नहीं। जवार ने उसके मुंह को छोड़ा और उसके गाल पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हानिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरा कसूर क्या है जवार? मैंने क्या किया है? हानिया रोते रोते बस इतना ही पूछ सकी। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बाप ने जो किया है ना, उसकी सजा अब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जवार ने जोर से उसका गाल दबाकर छोड़ा। लेकिन मेरे बाबा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो तुम्हें जानते भी नहीं। जानते नहीं है? जवार ने कहा। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं सारी उम्र यतीम रहा। जवार ने दांत दबाए। अब मैं तुम्हें तकलीफ देकर तुम्हारे बाप से बदला लूंगा। जवार प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करो, हानिया ने रोते हुए कहा। जवार के चेहरे पर एक शातराना मुस्कुराहट आई। तुम अब देखो मिस हानिया, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगी। हानिया ने रोना शुरू कर दिया। चलो हानिया, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, इसको अच्छे से मनाते हैं। जवार एक कड़वी मुस्कुराहट लेकर उसके करीब हुआ। दूर रहो मुझसे, हानिया ने उसको खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जवार ने ज़बरदस्ती उसको पकड़कर बेड पर गिराया और ख़ुद उस पर झुका। जो भी है, मैं शोहर हूँ तुम्हारा। जवार प्लीज़, हानिया ने मुज़ाहमत की। हानिया का इस वक्त दिल कर रहा था खुद को मार दे। इससे पहले कि हानिया कुछ और बोलती, जवार ने उसको हाथों को जकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। हानिया के आंसू जारी हो गए। हानिया के आंसू जवार के चेहरे पर लगे। जवार उसको छोड़कर उठा। हानिया को खूनखार नज़रों से देखा और कमरे से बाहर चला गया। हानिया ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रो दी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसको किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। सब लोग हॉस्पिटल के रूम के बाहर बैठे थे। नाइला मुसलसल रो रही थी। नाजिश बार बार उसकी तरफ एक तंजिया निगाह डाल लेती। अरसलान तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद रूम से डॉक्टर बाहर आए। सब उनकी तरफ लपके। डॉक्टर साहब, कैसी हैं मेरी मामा?
नायला ने पूछा। डॉक्टर ने अफसोस से सर नीचे किया और कहा, सॉरी, शी इज़ नो मोर। नायला को लगा आसमान उस पर फट पड़ा है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अरसलान की आंखों में भी आंसू थे। नायला को अपना होश भी न रहा। उसको नहीं पता चला कब कौन उसे घर लेकर आया। उसे जब होश आया तो उसने अपनी माँ की मैयत को अपने सामने पाया। मामा। नायला चीखती हुई उनको उठाने लगी। नाजिश भी लोगों का ख्याल करके उसको संभालने लगी। मामा प्लीज़ वापस आ जाएं। अल्लाह, मेरी मामा को वापस कर दो प्लीज़। वो दीवानावार रोए जा रही थी। नायला बस कर दो, संभालो खुद को। नाजिश ने आसपास के लोगों की फिक्र करते हुए अच्छा बनने की कोशिश की। नायला दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर साथ बैठी और ख़वातीन की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर बाद 4 मर्द जनाजा उठाने के लिए आए। नायला मैयत से लिपट गई। मैं नहीं जाने दूंगी आप अपनी मामा को। ये चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। नायला बच्चों की तरह रोते हुए दवाइयाँ दे रही थी। नाजिश ने उसको मैयत से अलग किया। नायला को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। हानिया रोते रोते सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी बेड पर पड़ी थी। उसे अपना सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। भारी सर के साथ वो उठी। रात वाली बात याद करके वो फिर से रो दी। कुछ देर रोने के बाद वो खुद को संभालती हुई उठी। अलमारी खुली तो उसमें उसके कपड़े मौजूद थे। उसने इनमें से एक जोड़ा उठाया और वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वापस आई तो जवार कमरे में ही बैठा था। नहा लिया मेरी जान ने, जवार ने कहा। हानिया अजीब सी नज़रों से उसको देखने लगी। क्या था वो शख्स? कम अज़ कम उसकी समझ से तो बाहर था। जवार देखो, हानिया ने उसके पास बैठते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। ना ना ना, मुझे तुम्हारे करीब आने का हक है, तुम्हें नहीं है। जवार ने खूनख्वार आंखों से उसे देखते हुए कहा। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। जवार, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बार बार तुम्हें इसकी वजह बताता फिरूं? जवार ने बेड से उठते हुए कहा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। हानिया का हाथ पकड़कर खींचकर उसे बेड से उठाया। हानिया उसके सीने से जा लगी। जवार ने एक हाथ उसकी कमर में डालकर जोर से पकड़ा। मुझे दर्द हो रहा है जवार। चुप, बिल्कुल चुप। जवार ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अकेले अकेले तकलीफ उठानी पड़ रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ना तुम्हारे बाबा को भी इसमें शामिल किया जाए? जवार ने एक हाथ से मोबाइल जेब से निकालते हुए कहा। नहीं जवार, प्लीज़। हानिया ने मना करने की कोशिश की। कहा ना चुप। जवार ने खा जाने वाली नज़रों से उसको देखा। हानिया चुप हो गई। जवार ने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से कॉल पिक की गई। हेलो जी, कौन? नूरदीन ने पूछा। जवार, मुनीर। जवार ने फ़ाखराना मुस्कुराहट के साथ कहा। दूसरी तरफ नूरदीन ये सुनकर बिल्कुल साकित हो गया। कौन जवार मुनीर? इतनी जल्दी भूल गए सुसर जी? नूरदीन का शक यकीन में बदल गया। कहाँ है मेरी बेटी? देखो, उसका कुछ मत कहना, उसका कोई कसूर नहीं है। देखो तो कैसे तड़प रहे हो। ऐसे ही तड़पाऊंगा मैं तुम्हें। अभी तो बस शुरुआत है। कहाँ लेकर गए हो मेरी बेटी को? नूरदीन की परेशानी से भरी आवाज़ फ़ोन में उभरी। बाबा। हानिया कुछ बोलने ही लगी थी कि जवार ने उसको आंखें दिखाकर चुप करवा दिया। ये तुम्हें बता दिया कि हम कहाँ हैं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अभी तो तुम यही इंजॉय करो। ये कहकर जवाल ने कॉल काट कर दी। हानिया फिर से रोने लगी। नहीं नहीं मेरी जान, रोना नहीं है। जवार ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। अभी तो तुम्हारे बाप को सिर्फ यही पता है कि तुम मेरे साथ हो और वो इतना तड़प रहा है। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तब सोचो उसका क्या हाल होगा। जवार ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं नहीं जवार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हानिया ने रोना शुरू कर दिया। तुम फिर रोने लगी। जवार ने उसको अपने और करीब किया और उसके लबों पर झुक गया। हानिया खुद को छुड़वाती रही लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। थोड़ी देर के बाद वो अलग हुआ। अगली दफ़ा तुम्हारी आंखों से आंसू देखे तो इससे बड़ी सज़ा मिलेगी। जवार उससे कहता कमरे से बाहर चला गया। हानिया को समझ न आया वो क्या करे। वो बेड पर बैठकर सिसकियाँ लेने लगी। नायला को जब होश आया उसने खुद को अपने कमरे में पाया। वो उठी। अपनी माँ के जाने का गम सोचकर वो फिर से रो दी। थोड़ी देर के बाद वो उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई। उसको बहुत भूख महसूस हो रही थी। वो कुछ खाने की गर्ज से बाहर गई। अभी वो किचन में जा ही रही थी कि उसको नाजिश की आवाज़ आई। इधर आओ बदजात। नाजिश के इस तरह कहने पर नायला का दिल कट कर रह गया। वो मरे मरे कदमों से उसके सामने जाकर खड़ी हुई। अरसलान भी वहीं बैठा था। नाजिश ने अरसलान की तरफ देखा जैसे बात शुरू करने का इशारा हो। अब तुम अपने कमरे से बाहर एक कदम नहीं रखोगी। अरसलान ने नायला की तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन भाई। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी ये गलती की सज़ा में अपनी माँ को खो कर भुगत चुका हूँ। अब मैं किसी किस्म की बदनामी नहीं सह सकता। ले जाओ इसको यहाँ से नाजिश और बंद कर दो इसको कमरे में। अरसलान ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो तो नाजिश की ज़ुबान ही बोल रहा था। नाजिश ने उसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई उसको कमरे की तरफ ले जाने लगी। नहीं भाभी, प्लीज़ छोड़ें। भाई, एक दफ़ा मेरी बात तो सुन ले। नायला हाथ छुड़वाते हुए रोई जा रही थी लेकिन इन दोनों पर इसका कोई असर न हुआ। नाजिश ने उसको कमरे में लाकर बेड पर बैठा। अब यहाँ से निकलने का सोचने में बंद। ये कहते ही नाजिश बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। प्लीज़ भाभी, दरवाज़ा खोलें। एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। नायला रोते रोते वहीं दरवाजे के पास ही बैठ गई।
کس نے سوچا تھا کہ اتنی ہنستی کھیلتی دوستوں کی زندگی میں ایسا موڑ بھی آنا ہے؟ علی اس دن کھویا کھویا پھر رہا تھا۔ ذکی اور ضیاء صاحب نے یہ بات بہت نوٹ کی۔ علی اپنے روم میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا کہ اس کی امی ابا کمرے میں آئے۔ علی ان کو دیکھ کر اٹھا۔ بیٹھو بیٹا بیٹھو، ضیاء صاحب نے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ دونوں خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم آج کل بہت پریشان لگ رہے ہو؟ ذکیہ بیگم نے بات شروع کی۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، علی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو ذکیہ بیگم، اب ہمارا بیٹا ہم سے باتیں چھپانے لگا ہے۔ ضیاء صاحب نے اس سے بات اگلوانے کے لیے کہا۔ نہیں بابا، تو پھر بتاؤ نا بیٹا، کیا بات ہے، ہم سے کیوں چھپاؤ؟ ذکیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ علی نے کرب سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور ساری بات بتا دی۔ اس کی بات سننے کے بعد ذکیہ اور ضیاء نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امی، آپ پلیز ایک دفعہ نیلا کا رشتہ لے کر جائیں۔ علی نے التجائی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہاری خاطر ایک دفعہ وہاں ضرور جائیں گے، ذکیہ بیگم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی نے پیار سے ان کو دیکھا۔ زوار گیلری میں صوفے پہ بیٹھا تھا کہ اس کے موبائل پر بالاج کی کال آئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ کام تو شروع کر دیا ہوگا؟ جی دادا جان، بس بیٹا آپ جلدی سے اس کام کو انجام تک پہنچاؤ، میں اسی مہینے میں تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ لیکن دادا جان، زوار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا بیٹا؟ اب میں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے سر پر صحرا دیکھے بغیر مر جاؤں؟ اللہ نہ کرے دادا جان، تو پھر بیٹا جلدی سے اسی مہینے کام ختم کر کے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے دادا جان، شاباش میرا بچہ، اب تو کام کر اپنا۔ دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی۔ زوار پریشانی سے اپنی انگلیاں ماتھے پہ رگڑنے لگا۔ علی نے ذکیہ اور ضیاء صاحب کو نیلا کے گھر کے باہر چھوڑا اور خود واپس گھر چلا گیا۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے، سامنے ہی نازش بیٹھی تھی، ان کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی آپ کون؟ نازش نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنے شوہر کو بلا لیں، ہمیں آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، ذکیہ نے کہا۔ کون سی بات؟ نیلا کے رشتے کی۔ ذکیہ بیگم کی بات پر نازش کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے دماغ میں ان کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جی آئیں، آپ ادھر بیٹھیں، نازش نے ان کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود ارسلان کو بلانے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ارسلان کو اچھا خاصا سمجھا بجھا کر لے آئی۔ ارسلان ان کے ساتھ رکھے ایک صوفے پہ بیٹھ گیا۔ جی فرمائیں، کیا بات کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ ارسلان نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ ان کو جانتا نہیں۔ وہ بیٹا ہم نیلا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، ذکیہ بیگم نے کہا۔ ارسلان تو آگ بگولا ہو گیا، کس منہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ اپنے بیٹے کے کارنامے کا تو پتہ ہوگا آپ کو۔ بیٹا آرام سے بات ہو سکتی ہے، ضیاء صاحب نے بات کو سنبھالنے کے لیے کہا۔ نہیں ہو سکتی آرام سے بات، آپ لوگوں سے شرم تو نہیں آئی آپ لوگوں کو یہاں آتے ہوئے؟ ارسلان نے اونچی آواز میں کہا۔ اب تم بدتمیزی کر رہے ہو، ضیاء صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ذکیہ بیگم بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ مجھے تمیز مت سکھائیں آپ، اور اگر ذرا سی بھی غیرت ہو تو دوبارہ ادھر قدم مت رکھیے گا، یہ کہتے ہوئے ارسلان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نازش نے ان کو ایک نظر دیکھا اور وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ ذکیہ اور ضیاء وہاں سے نا امید گھر لوٹے۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو علی ان کی طرف لپکا۔ امی بابا آپ لوگ اتنی جلدی آ گئے، کیا بات ہوئی وہاں؟ علی نے جلدی جلدی کہا۔ ضیاء صاحب نے ایک نظر اس کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے اندر چلے گئے۔ علی نے ان کو جاتا دیکھا اور پھر ذکیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ امی بتائے نا علی، انہوں نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ نیلا شاید تمہاری قسمت میں نہیں، اس کے بھائی نے منع کر دیا۔ علی وہیں ساکت ہو گیا۔ لیکن امی۔ بیٹا صبر کرو اب میں تمہیں نیلا سے اچھی لڑکی لے کر دوں گی، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ علی وہیں کھڑا بس زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ نیلا کو وہاں سے کیسے نکالے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نیلا کی بھابھی ہاتھ میں کھانا لیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نیلا بیڈ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ یہ لو کھانا کھاؤ، نازش نے کھانے کی ڈش سائڈ ٹیبل پر رکھتے کہا۔ مجھے نہیں کھانا۔ نیلا نے اپنی آواز کو اونچا رکھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، میں کون سا تمہاری منتیں کر رہی ہوں۔ نازش جانے لگی لیکن پھر رک کر مری۔ آئے تھے تمہارے عاشق کے گھر والے آج؟ نیلا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ پھر تمہارے بھائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا ان کو اور آئندہ بھی آنے سے منع کر دیا، نازش نے مرچ مسالہ لگا کر کہا۔ نیلا نے رونا شروع کر دیا۔ دیکھو بی بی، ایسے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تو کہتی ہوں اب جہاں تمہارا بھائی تمہارا رشتہ طے کر دے چپ چاپ وہیں شادی کر لینا، اور بدنامی سے بچنے کی ہمت نہیں اور بدنامی سہنے کی ہمت نہیں ہے ہمیں۔ نازش اس پر لفتوں کے تیر چلاتی دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ نیلا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی مجھے یقین ہے تم پر، تم چھڑا لوگے مجھے، نیلا نے دل میں کہا۔ اتنی دیر سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے کھانے کی ڈش اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور کھانا کھانے لگی۔ دوسری طرف علی نیلا کو وہاں سے نکالنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ بالار صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟
चौकीदार ने बलाज को आकर बताया, जो लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कौन है? पता नहीं, कोई बूढ़ा आदमी है, कहता है आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, अंदर भेजो उसे, उन्होंने नजरें अखबार पर ही रखते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स चलता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। बलाज साहब, आवाज़ पर बलाज ने चौंक कर उसको देखा। उनके चेहरे के तेवर बदले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें पहुँचा दी जाएगी। नूरदीन पर तो जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। ऐसा मत करे बलाज साहब, उस मासूम का तो कोई कसूर नहीं। नूरदीन ने इल्तिजाई लहजे में कहा। तुम्हारा तो कसूर है ना, तुमने मेरे बेटे की जान ली थी। बलाज ने फनकारते हुए कहा, मैंने आपके बेटे की जान नहीं ली थी बलाज साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें उसे मारते हुए। बलाज ने आंखें निकालते हुए कहा, जो आपने देखा वो सिर्फ आपको दिखाया गया था, वैसा कुछ भी नहीं था। नूरदीन ने सफाई देनी चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। चौकीदार, ले जाओ इसको यहाँ से और धक्के मार के यहाँ से निकाल दो, बलाज ने चौकीदार पर हुक्म सादिर करते हुए कहा। चौकीदार फौरन आया और नूरदीन को खींचता हुआ ले जाने लगा। बलाज साहब, एक दफ़ा मेरी बात सुन ले, इससे अब आपको भी खतरा है। बलाज हनूज गुस्से से ही उसको देखे जा रहा था। लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना, उसका कोई कसूर नहीं। नूरदीन चीखता रहा और चौकीदार उसको खींचता हुआ बाहर लाकर पटक गया। दोपहर का वक्त था। हानिया बेड पर बैठी सोचे में गुम थी। कल से उसने कुछ नहीं खाया था। उसको अब भूख लग रही थी। कुछ खाने की गर्ज से वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। बाहर जवार सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हानिया ने उसको एक नज़र देखा और किचन की तरफ चली गई। जवार ने उसे जाते देखा, वो भी उसके पीछे चला गया। भूख लगी है मेरी जान को। जवार ने उसको किचन में कुछ ढूंढते हुए देखा तो कहा। हानिया को न जाने क्यों शर्मिंदगी हुई। मैं बाहर से खाना ला देता हूँ, जवार ये कहते हुए बाहर जाने लगा। नहीं, हानिया के कहने पर जवार ने उसकी तरफ देखा। क्यों? मैं खुद बना लूँगी खाना, हानिया ने कहा और फिर से कुछ ढूंढने लग गई। जवार उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। पहले उसके हाथ को देखता रहा, फिर जलती हुई सिगरेट उसके हाथ के ऊपर रख दी। हानिया की तो चीख निकल गई। आह जवार, मेरा हाथ छोड़े प्लीज़, हानिया ने हाथ खींचते हुए कहा। लेकिन जवार उसका हाथ मजबूती से पकड़े सिगरेट को उस पर मजीद दबाने लगा। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। जवार ने उसकी तरफ देखकर सिगरेट को दूर फेंका और हानिया का हाथ उसकी कमर के पीछे मरोड़ कर उसे खुद से करीब किया। मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, जवार ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। हानिया ने वो मुश्किल अपने आंसू रुक गई। आंसुओं का एक फंदा उसके गले में फंस गया। जवार उसके करीब हुआ, इतना कि वो जवार की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। जवार प्लीज़, हानिया ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की। जवार उससे दूर हुआ, इसका हाथ छोड़ा और बाहर निकल गया। हानिया किचन से कमरे में आ गई और रोने लगी। मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है मेरे अल्लाह। हानिया रोते रोते सोचने लगी। अली परेशानी से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। वो नाला को वहाँ से निकालने के लिए कुछ सोच रहा था। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हाँ, ये तरीका ठीक है, लेकिन इसके लिए सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, अली ने दिल में सोचा। दूसरी तरफ नायला जब रो रो कर थक चुकी तो उठकर फ्रेश होकर आई। बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो वो लॉक था। दरवाज़ा बंद देखकर नायला ने आंसू जब्त किए। भाई को इतना भी यकीन नहीं मुझ पर। वो बेड के पास ही ज़मीन पर बैठ गई। या अल्लाह, प्लीज़ जल्दी से अली को भेज दें। आप देख रहे हैं ना, आपकी ये बंदी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये कहते कहते नायला ने बेड से सर टिका लिया और आंखें मूंद ली। जवार खाना लेकर किचन में आया। हानिया इस वक्त कमरे में थी। उसने खाना बर्तनों में डाला और बर्तन उठाकर कमरे की तरफ चल दिया। हानिया बेड के साथ टेक लगाए आंखें बंद करके बैठी थी। जवार ने उसके सामने जाकर खाने की डिश रखी और उसको बुलाया। हानिया, खाना खा लो। हानिया ने आंखें खोलकर जवार की तरफ देखा, फिर खाने की तरफ, और दोबारा आंखें बंद करके अपना बाजू आंखों पर रख लिया। जवार की नज़र हानिया के जले हुए हाथ पे पड़ी। जवार को अपने अंदर से एक रन गुजरता महसूस हुआ। हानिया की तकलीफ देखकर उसको भी तकलीफ हुई थी। खाना खा लिया? खाना खा लेना, ये कहता जवार कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हानिया ने आंखें खोली और खाने की तरफ देखकर सोचा, इसने तो अब सुधरना नहीं है, मैं क्यों अपना खाना पीना छोड़ूं। ये सोचकर हानिया ने खाना खाना शुरू किया। जवार हल्का सा दरवाज़ा खोलकर उसे खाना खाते देखकर मुस्कुराया। इस वक्त उसे हानिया पर तरस आया, लेकिन अगले ही पल उसके जहन में दादा की बात आई। तुम इसके बाप की वजह से सारी उम्र यतीम रहे हो। ये सोच आते ही जवार ने दांत पीस कर हानिया की तरफ देखा और वहाँ से चला गया। बलाज अपने कमरे में बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था। अचानक नूरदीन की बातें उसके दिमाग में आई। कौन हो सकता है जिससे मुझे खतरा हो? बलाज ने दिल में सोचा। नहीं, वो सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करवाने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। बलाज ने सब ख्यालों को झटका और दोबारा फाइल्स चेक करने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठ गया था। बलाज के घर से आने के बाद नूरदीन अपने क्वार्टर में आ गया। बलाज को कुछ भी बताने से पहले उसे हानिया को जवार के चुंगल से आज़ाद करवाना था। उसे तो ये भी नहीं पता था वो इस वक्त कहाँ है। पता लगाने के लिए उसने नाला के नंबर पर कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। कुछ सोच कर उसने अली को कॉल मिलाई। कुछ देर बाद कॉल पिक कर ली गई। हेलो अली बेटा,
अली ने जैसे ही कॉल पिक की, नूरदीन ने जल्दी से कहा, क्या हुआ अंकल, परेशान लग रहे हैं? बेटा एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। नूरदीन ने परेशानी से कहा, क्या हुआ अंकल? अली भी परेशान हुआ। ऐसे नहीं बेटा, तुम क्वार्टर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अली ने अपनी परेशानी उस पर जाहिर न होने दी और कॉल बंद करके क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। नाजिश और अरसलान खाने की टेबल पर बैठे थे। नाजिश, अरसलान ने खाना रोक कर नाजिश की तरफ देखा। नाजिश ने भी खाना रोक कर उसकी तरफ देखा। जी, नायला से कह देना कल तैयार रहे। अरसलान ने फिर से खाना शुरू किया। लेकिन क्यों? नाजिश ने सवालिया नज़रों से अरसलान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपने एक दोस्त के भाई के लिए नाजिश की बात की थी, वो लोग कल देखने आ रहे हैं। अरसलान ने सादा सा अंदाज में जवाब दिया। नाजिश भी खुश हो गई कि बला टलने वाली है। वैसे लड़का करता क्या है? नाजिश ने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाहा। ये जानना तुम्हारे लिए अहम नहीं है। अली ने एक नज़र उसको देखा और फिर खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। नाजिश अपना सा मुँह लेकर रह गई। अली नूरदीन के साथ उसके क्वार्टर में मौजूद था। नूरदीन ने उसको सारी बात बता दी थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। जब नूरदीन उसको यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो अली को भी हानिया की फिक्र लग गई। आपको क्या लगता है वो मार देगा हानिया को? अली ने पूछा। हाँ, मुझे इसी बात का डर है बेटा। तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। बात करते करते नूरदीन की आंखों में आंसू आ गए। अली ने उनको संभाला। आप परेशान मत हो अंकल, हम इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़वार को, तो वो कम अज़ कम किसी की जान तो नहीं लेगा। तुम लोग नहीं जानते उसको बेटा, वो तुम लोगों के सामने उसने अपना असली रूप दिखाया ही कब था? नूरदीन ने उदास लहजे में कहा। अच्छा, अभी अब परेशान ना हो, मैं सुबह तक कोई हल निकाल कर ज़रूर बताऊँगा। शुक्रिया बेटा। नूरदीन को तसल्ली देकर अली अपने घर की तरफ चल पड़ा। अली को सब बताने के बाद नूरदीन के दिल का बोझ भी हल्का हो गया था। ज़वार बार बार हानिया के जले हाथ और उसके आंसुओं के बारे में सोच रहा था। बार बार वो अपने दादा का सोचकर अपने ख्यालों को झटक देता, लेकिन अगले ही लम्हे वो ख्याल फिर उसके दिमाग पर हावी हो जाता। तंग आकर वो उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में हानिया बेड के एक कोने पर लेटी सो रही थी। ज़वार हानिया के बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया। उसे मासूम सी सोती हुई हानिया पर बहुत प्यार आया। इस वक्त वो चाह कर भी अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था। वो ये सोचना ही नहीं चाहता था कि वो उस वक्त क्या कर रहा है। उसने हानिया का जला हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। हानिया की तकलीफ़ का सोचकर ज़वार को तकलीफ़ हुई थी। उसने एक हाथ हानिया के बालों पर रखा। सॉरी हानिया, मैं ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये मैंने ना किया तो मैं दादा जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? ज़वार ने उसके हाथ को दोबारा उसके साथ रखा और उसके साथ ही उसके कंधे से सर टिका कर लेट गया। कुछ देर आंखें खोले यूं ही छत को तकता रहा, फिर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करने के बाद हानिया ने आंखें खोली। उसकी आंख से एक आंसू निकल कर गिरा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। आसमान पर अभी रात की अंधेरी छाई हुई थी। दूर कहीं फजर की अजानों की आवाज़ आ रही थी। हानिया आंखें बंद की अजानें सुन रही थी। कुछ देर के बाद जब अजान की आवाज़ आना बंद हुई और तरीकी छटने लगी, हानिया उठी और वज़ू करने चली गई। वज़ू करके वापस आई, जाए नमाज बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर फारिग हुई तो दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखें बेख्तियार से लग पड़ी। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे बाबा ने ज़वार के बाबा को क्यों मारा, लेकिन तू तो देख रहा है ना मेरे अल्लाह, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। ज़वार का मेरे साथ जो रवैया है उसका मुझे दुख है, लेकिन मेरा दिल फिर भी उसकी तरफ झुकता जाता है। वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन फिर भी वो मुझे कबूल है। मेरे मालिक, ज़वार के दिल से हर किस्म की दुश्मनी को मिटा दे और उसे पहले वाला ज़वार बना दे, आमीन। नमाज़ पढ़कर वो फारिग हुई तो जाए नमाज तय करके रखी और दोबारा ज़वार के पास आकर लेट गई। प्यार से उसके चेहरे को देखा और उसके कंधे पर सर रख कर सो गई। अली ने सारी रात कश्मकश में गुजार दी। एक तरफ नाइला तो दूसरी तरफ हानिया को बचाना था। कुछ फैसला करके वो रात को सो गया। सुबह उठा तो सबसे पहले एक दोस्त को कॉल की। उसे नाइला के घर का पता बताया। मुझे एक एक पल की खबर चाहिए, कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, सबकी खबर पहुंचाते रहना बस। मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा अली भाई, आप बस बेफिक्र हो जाए। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अली ने शुक्रिया कह के कॉल बंद कर दी और एक सुकून का सांस लिया। नूरदीन को कॉल मिलाई। मैं थोड़ी देर में क्वार्टर पहुंच रहा हूँ अंकल, आप वही रहिएगा। नूरदीन को कहते उसने कॉल बंद की और फ्रेश होकर क्वार्टर की तरफ निकल गया। नाजिश दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक शॉपर था। नायला उसको देखकर खड़ी होगी। नाजिश ने शॉपर बेड पर फेंका। जल्दी से ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। नाजिश ये कहकर जाने लगी। लेकिन क्यों? नायला ने वजह पूछनी चाहिए। नाजिश उसकी तरफ मुड़ी और एक तंजिया नज़र से उसे सर से पाँव तक देखा। तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं, इसीलिए? नाजिश ने एक एक लफ्ज़ चुबा कर कहा। नहीं, मैं नहीं तैयार होंगी, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। नायला ने मज़ाहमत की। नाजिश उसके करीब आई और उसके गालों को एक हाथ में पकड़कर भींच दिया। सुनो लड़की, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम जैसी बदकिरदार औरत को भी कोई कबूल कर रहा है। नायला की आंखों से आंसू निकलकर नाजिश के हाथ पे गिर रहे थे। अब चुपचाप तैयार हो जाओ,
नहीं तो तुम्हारे भाई को ऐसी पट्टियाँ पढ़ाऊंगी कि वो तुम्हें घर से ही निकाल देगा। एक झटके से नाजिश ने उसको छोड़ा और उसको घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई। नैला वहीं बैठकर रो दी, फिर खुद को संभालती उठी और कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ चल दी। अली नूरदीन के साथ क्वार्टर में मौजूद था। नूरदीन परेशान सा बैठा उसके बोलने का मुंतज़िर था। बेटा क्या सोचा तुमने? नूरदीन ने खुद ही बात शुरू की। अंकल हमें तो ये भी नहीं पता जवार हानिया को लेकर कहाँ गया है। हमें सबसे पहले यही पता लगवाना है। लेकिन बेटा हम ये कैसे पता लगवाएंगे? आपके एक दफ़ा फिर बालाज के घर जाकर उन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। वहीं हमें बता सकते हैं कि जवार और हानिया कहाँ हैं। ठीक है बेटा, मैं एक दफ़ा फिर उनको बताने की कोशिश करूँगा। अली फिर उनको मदद की तसल्ली देकर घर की तरफ चल पड़ा। जवार की सुबह आँख खोली तो उसने हानिया को अपने अपने ऊपर लेटे देखकर हैरानी हुई। उसने हानिया के सर को अपने कंधे से उठाकर बेड पर रखा और अपनी रात वाली बात के बारे में सोचने लगा। उसने ये कबूल तो कर लिया था कि वो हानिया से मोहब्बत करता है, लेकिन अपने दादा की वजह से वो कभी इस बात का इतराफ़ नहीं कर सकता था। उसने एक नज़र हानिया को देखा। उसी वक्त उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल उठाकर देखा, दादा जान की कॉल थी। उसने कॉल पिक की और कमरे से बाहर चला गया। जी दादा जान। जवार बेटा तुमसे एक काम था और वो भी तुमसे नहीं हो रहा। दादा जान तो जवार कॉल पिक करते ही शुरू हो गए थे। दादा जान मैं कर रहा हूँ काम, कब ख़त्म होगा ये काम? मुजाहिद शादी के लिए जल्दी कर रहा है और मैं उसको मना नहीं कर सकता। और तुमने इस लड़की को मारकर बदला ना लिया तो मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। तुम्हारे बाप की रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। बलाज ने उसे उकसाने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें कई दिनों से जवार का रवैया तब्दील लग रहा था। जवार की आंखों में एक दफ़ा फिर खून उतर आया। वो फिर से वही जवार बन गया जिसने हादनिया से बदला लेना था। आप फिक्र मत करें दादा जान, अब ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। जवार ने गैर इरादी तौर पर एक नुक्ते को देखते हुए कहा, जीता रह मेरे बेटा, अब जल्दी से ये काम करके आ। मैं आज ही तेरी शादी की तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। मैंने वजाहत को इसी हफ्ते का बोल दिया है। लेकिन दादा जान, इस बात पर जवार ने इतराज़ करना चाहा। देखो बेटा, बहुत मान से मैंने उसको हाँ की है, क्योंकि मुझे यकीन है तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। दादा जान इमोशनली ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। जी दादा जान। जवार बस इतना ही कह सका। इसके बाद कॉल बंद कर दी गई। जवार परेशानी से अपने बाल बिगाड़ने लगा। वो गुस्से से कमरे में गया। हानिया अभी सो रही थी। उसने अपना बिस्तर निकाला और अपनी जेब में रख लिया। एक नज़र हानिया पर डाले कमरे से बाहर चला गया। नाजिश नाइला को लेने ऊपर आई। सब्ज रंग का सूट पहने, बिल्कुल सादा से हुलिये में, सर पर दुपट्टा लिए वो नाजिश के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। दिल में अभी भी कहीं ये उम्मीद थी अली इसको ले जाने लाजमी आएगा। नाजिश ने उसको एक नज़र देखा और अपने साथ चलने को कहा। नाजिश पहले तो नाइला को लेकर किचन में गई। एक डिश नाइला के हाथ में थमाई जिसमें चाय और दूसरे लवाजमात रखे थे। फिर उसको कह के बाहर आ गई। सब मेहमान मौजूद थे। अरसलान एक दोस्त से बात कर रहा था जो अपने भाई के लिए नाइला का हाथ मांगने आया था। उसका भाई शहर में अपने बुरे कामों की वजह से मशहूर था और अनपढ़ भी था, लेकिन अरसलान ने नाइला को अपने सर से उतारने के लिए यही मुनासिब समझा। लड़के के माँ बाप भी वही मौजूद थे। नाइला ने ट्रे उनके सामने ला कर रखी। माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़की की माँ ने तारीफ़ें करना शुरू की। नाइला जब सबको चाय दे चुकी तो उन्होंने उसे अपने पास बैठने को कहा। नाइला ने एक दफ़ा अरसलान को देखा और उनके साथ जाकर बैठ गई। बहुत प्यारी बच्ची है भाई, हम तो अब सब्र नहीं कर सकते। लड़के की माँ ने बेसब्री दिखाते हुए कहा। जी जी, आप ही की अमानत है, जब चाहें ले जाएं। अरसलान ने उनको बढ़ावा दिया। नाइला अभी भी सर झुकाए बैठी थी। हम लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं, अरसलान के दोस्त ने चापलूसी के अंदाज में कहा। जब आप लोग कहेंगे हम राज़ी हैं। अरसलान उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। नाजिश भी दिल ही दिल में खुश हो रही थी। हम इसी हफ्ते शादी करना चाहते हैं, लड़के की माँ बोली, और सब जवाब तलब नज़रों से अरसलान को देखने लगे। अरसलान ने नाजिश को देखा। उसने भी इशारे से सर अस्पात में हिलाया। हमें कोई एतराज़ नहीं है, अरसलान ने अपना फैसला सुनाया। नाइला ने हैरानगी से सर उठाकर अपने बड़े भाई को देखा। वो तो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। नाइला ने खुद को बेहद बेबस महसूस किया। वो वहाँ से उठी और कमरे में चली गई। अली को नाइला के रिश्ते की खबर हुई तो उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। उसे जल्दी ही अब कुछ करना था। परेशानी से वो कमरे में इधर उधर घूमने लगा। आखिरकार उसने एक फ़ैसला लिया और जल्द ही उस पर अमल करने का सोचा। नूरदीन एक दफ़ा फिर बालाज के घर के दरवाजे पर मौजूद था। चौकीदार ने उसको अंदर आने से मना कर दिया, लेकिन नूरदीन ने उसकी मन्नत समाजत की। एक दफ़ा बलाज साहब को जाकर बोल दें कि उसने बहुत अहम बात करनी है। चौकीदार बलाज के पास गया। बलाज पहले तो सोच में पड़ गया, फिर उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी। चौकीदार के कहने पर नूरदीन अंदर आया। बलाज ने एक नफ़रत भरी निगाह उस पर डाली। क्या लेने आए हो आप तुम यहाँ? बलाज साहब, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ। आप अब तक मुनीर का कातिल मुझे ही समझते आए हैं और इस गलत फहमी की सज़ा मेरी बेटी भी भुगत रही है, लेकिन मुनीर का कत्ल मैंने नहीं, किसी और ने किया था, जिससे आपको भी ख़तरा है। आखिरी बात पर बलाज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो अपने तजस्सुस को काबू में न रख सके। कौन है वो? नूरदीन ने बताना शुरू किया।
बलार साहब के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मुनीर और इससे छोटा शाहवेज। मुनीर बहुत समझदार और ज़हीन था। बलार साहब उसे बहुत पसंद करते थे। बलार साहब शाहवेज को भी बेटों की तरह प्यार करते, लेकिन उसने हमेशा मुनीर की जहानत और बलाज का उससे प्यार देखकर हमेशा उससे हसद किया। दोनों की शादी अपनी कज़न से हुई। मुनीर की शादी अपनी खाला की बेटी निमरा से, शाहवेज की शादी अपने चचा की बेटी नादिया से हुई। मुनीर और निमरा को अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा। बलार साहब ने उसका नाम जवार रखा था। सब लोग ही जवार की पैदाइश पर खुश थे, सवाए शाहवेज के। उसकी हसद में तो ये देखकर और इजाफा हो गया था कि मुनीर का एक बेटा हो गया है। शाहवेज की कोई औलाद ना हो पाई। बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने शाहवेज में ही खोट जाहिर किया। बलार साहब के एक मुलाजिम था। नूरदीन अपनी बीवी और एक बेटी हानिया के साथ उनके घर में रहता था। रफ्ता रफ्ता बलार साहब ऑफिस का सारा काम मुनीर के हवाले करते गए। शाहवेज को भी उन्होंने 1-2 मौके देकर देखा था, लेकिन वो इंतहाई लापरवाह साबित हुआ। दिन ब दिन शाहवेज की नफरत मुनीर के लिए बढ़ती ही जा रही थी। वो यही सोचता था कि अभी सब कुछ सारे इख्तियारात मुनीर के पास होंगे और उसके बाद उसके बेटे के पास। उसके हाथ कभी कुछ नहीं आएगा। इसी नफरत की आग में जलते जलते उसने एक दिन अपने सगे भाई को मारने का फैसला किया। नूरदीन अपनी बीवी और बेटी के साथ अपने क्वार्टर में ही बैठा था कि अचानक शाहवेज दरवाज़ा खोले अंदर आया। साहब आप। उसको देखकर नूरदीन खड़ा हो गया। शाहवेज के हाथ में 2 पिस्तौल देखकर वो डर गया था। शाहवेज ने खाली पिस्तौल नूरदीन की तरफ बढ़ाई और एक पिस्तौल को उसकी बीवी के सर पर रखा। इस वक्त बाहर बादल गरज रहे थे और बारिश होने वाली थी। ये पिस्तौल पकड़ो। लेकिन साहब, नूरदीन ने मुजाहमत की। मैंने कहा पकड़ो, नहीं तो तुम्हारी बीवी और बेटी को यहीं मार दूंगा, शाहवेज ने धमकी देने के अंदाज में कहा। नूरदीन के कांपते हाथों से पिस्तौल ली। क्या करना है? नूरदीन ने हिकलाते हुए पूछा। मारना है। शाहवेज ने अभी भी नूरदीन की बीवी पर बंदूक तान रखी थी। किसको? मुनीर को। शाहवेज के इस जवाब पर नूरदीन ने आंखें फाड़कर उसको देखा। एक लम्हे के लिए तो उसने समझा उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही लम्हे शाहवेज की बात पर वो होश में आया। जल्दी जाओ, वो आता ही होगा। साहब, मैं ये नहीं कर सकता। जितना कहा है उतना करो, नहीं तो तुम्हारी बीवी और बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, शाहवेज ने गुस्से से कहा। जाओ बाहर। शाहवेज के ज़रा चीख कर कहने पर नूरदीन परेशान होता अपनी बीवी और बेटी को देखता बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शाहवेज ने सीधा बलाज के पास आकर कहा कि उसने अभी भी नूरदीन को हाथ में पिस्तौल उठाए जाते देखा है। बलार साहब फिक्रमंदी से उसके पीछे चल दिए। शाहवेज ने भी चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट लेकर अपनी पिस्तौल हाथ में ली और बाहर निकल गया। मुनीर रात की बिजनेस पार्टी से वापस आ रहा था। अभी वह घर से थोड़े फासले पर था कि नूरदीन आकर उसकी गाड़ी से टकराया। इसको देखकर मुनीर गाड़ी से बाहर आया। बारिश शुरू हो चुकी थी। नूरदीन, तुम इस वक्त? मुनीर ने अभी इतना ही कहा था कि नूरदीन ने पिस्तौल उस पर तान दी। मार दूंगा, मैं आपको मार दूंगा। वो बस यही कहे जा रहा था। उसे तो अपनी बीवी और बेटी की फिक्र थी। नूरदीन के ऐसे बदलते तेवर देख कर मुनीर ने वहाँ रुकना मुनासिब न समझा और वहाँ से दौड़ लगा दी। नूरदीन भी उसके पीछे भागा। गोली उससे चलाई नहीं जा रही थी। बलाज ने नूरदीन को भागते देखा तो वो भी उसके पीछे भागे। शाहवेज भी इन तीनों के साथ साथ था। अचानक उसने मुनीर का निशाना लिया और गोली चला दी। गोली सीधा मुनीर के सर पर जाकर लगी। वो वहीं पर गिर कर साकित हो गया। नूरदीन के हाथ से पिस्तौल गिर गया। तभी बलाज उस तक पहुंच चुके थे। उन्होंने टॉर्च की लाइट उसके मुंह पर मारी। नूरदीन, तुमने? उन्होंने बस इतना ही कहा था कि नूरदीन परेशानी से बोला। मैंने नहीं, वो उसने। नूरदीन ने शाहवेज की तरफ इशारा किया और वहाँ से दौड़ लगा दी। बलार साहब उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन वो नज़रों से ओझल हो चुका था। वहाँ से भागकर नूरदीन दूसरे रास्ते से क्वार्टर आया, अपनी बीवी बच्चों को वहाँ से लिया और दूसरे शहर भाग गया। बात ख़त्म करके नूरदीन ने एक गहरा सांस लिया। बलार साहब तो सख्ते में चले गए। कुछ देर में वो खुद को संभालते उठे तो शाहवेज ने अपने ही सगे भाई को कत्ल कर दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा था। उसी वक्त शाहवेज अंदर दाखिल हुआ। बलाज की आखिरी बात वो सुन चुका था और नूरदीन को वहाँ देखकर उसे यकीन हो गया कि वो सारी सच्चाई बता चुका है। वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे नूरदीन ने उसे दबोच लिया। बलार साहब इसके पास आए और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। आज उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने गुस्से से चौकीदार को बुलाया। चौकीदार भागता हुआ वहाँ आया। पुलिस को बुलाओ जल्दी। बलार साहब के हुक्म पर चौकीदार ने सवारिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। वो नूरदीन को शाहवेज को पकड़े देख चुका था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस बार बलाज ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। चौकीदार ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन मिलाया। ले जाएं इस कातिल को, बलार साहब ने शाहवेज को उनके सामने फेंकते हुए कहा। लेकिन किस जुर्म में? एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा। अपने भाई के कत्ल के जुर्म में। बलार साहब की आंखें लाल हो चुकी थी। हम इन्हें किसी सबूत के बगैर कैसे ले जाएं? ये है चशमदीद गवाह, बलाज ने नूरदीन की तरफ इशारा करके कहा। ओके, शक की बिना पर हम इनको ले जाते हैं, लेकिन आपको ये सब अदालत में आकर कहना पड़ेगा। पुलिस अफसर अब नूरदीन से मुखातिब था। नूरदीन ने सर असबात में हिला दिया। पुलिस शाहवेज को लेकर वहाँ से चली गई। बलार साहब का सर चकराने लगा। वो गिरने ही वाले थे कि नूरदीन ने उन्हें संभाल कर बिठाया। बलार साहब ने माफ़ी तलब नज़रों से नूरदीन की तरफ देखा। उनकी नज़रों का मफहूम समझते हुए नूरदीन ने कहा। बलार साहब, मेरी बेटी
तुम फिक्र मत करो, उसको कुछ नहीं होगा। बलार साहब ने उसको तसल्ली दी और जोवार को कॉल में आने लगे। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। हानिया की जब आंख खुली तो इस वक्त दोपहर से ऊपर का वक्त हो चुका था। उसने टाइम देखा तो जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोकर बाहर आई। उसे जोवार कहीं नहीं दिख रहा था। वो पूरे घर में उसको ढूंढती रही, लेकिन फिर ये सोचकर नाश्ता बनाने चली गई कि शायद वो कहीं बाहर गया हो। जवार अजीब कशमकश की हालत में गाड़ी चला रहा था। वो बेवजह सड़कों पर घूम रहा था। सोच सोच कर उसका सर फटरा जा रहा था। नासमझी के आलम में अपना मोबाइल उठाया जो ऑफ था। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और किंजा का नंबर मिलाया। जवार का नंबर देखकर किंजा ने जल्दी से कॉल उठाई। हेलो जवार, अपनी खास अदा के साथ उसने कहा। किंजा, मुझे आज रात मिलना है तुमसे, कुछ बात करनी है, तुम आ सकती हो? किंजा की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने जवार की इस बात का गलत मतलब ले लिया। क्यों नहीं मिल सकती? तुम बस ये बताओ कहाँ मिलना है? मेरे फ्लैट में, मैं तुम्हें उसका एड्रेस भेजता हूँ। ओके, मैं पहुँच जाऊँगी, किंजा ने खुश होते हुए कहा। जवार ने उसकी अगली कोई बात नहीं सुनी और कॉल बंद करके उसको एड्रेस भेजने लगा। अली को जब से नायला के रिश्ते का पता चला था तब से वो नायला को वहाँ से निकालने का सोच रहा था। इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। अली अपने घर से निकला और गाड़ी में बैठकर नायला के घर की तरफ चल पड़ा। उसने अपनी गाड़ी नायला के घर से थोड़ी दूर पीछे रोकी और पैदल ही उसके घर तक आया। दीवार फलांग कर वो अंदर आया। उसका रुख अब नायला के कमरे की तरफ था, जहाँ वो पहली सीढ़ी से चढ़कर गया था। आज भी उसने ऐसा ही करना था। नायला अपने कमरे में खड़ी किसी नुक्ते को घूर रही थी। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। नायला ने पीछे मुड़कर देखा तो अली उसके सामने खड़ा था। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि अली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नायला की आंखें फटी की फटी रह गई। अली को अपने सामने देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था। अली ने नायला के मुंह से अपना हाथ हटाया। नायला बेयकीनी से उसको देख रही थी। अली, तुम आ गए? नायला ने उसकी तरफ देखकर कहा। एक आंसू उसकी आंख से निकल कर गिरा। अली ने अपने हाथ से उसका आंसू साफ किया। बस, बहुत रो लिया मेरी जान ने। अच्छा चलो, जल्दी चलो, नहीं तो कोई आ जाएगा। अली ने उसको जल्दी से अपने साथ आने को कहा। नायला अली के साथ जाने ही लगी थी कि एक सेकंड के लिए रुकी। एक मिनट अली। अली ने उसकी तरफ देखा। नायला ने एक पेन और कागज़ उठाया, इस पर कुछ लिखा और कागज़ को वहीं छोड़कर अली के साथ चल पड़ी। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर दीवार फलांग कर बाहर आए और अली की गाड़ी में बैठकर वाप चले गए। अली ने अपनी गाड़ी का रुख कोर्ट की तरफ किया। किंजा कब से फ्लैट में बैठी जवार का इंतजार कर रही थी, लेकिन जवार था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी वापस जाने का सोच रही थी कि उसे दरवाज़ा खुलता महसूस हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खोलकर जवार झूलता अंदर दाखिल हुआ। जवार, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? किंजा के पूछने पर जवार ने अपनी लाल आंखें उठाकर उसको देखा। बस देर हो गई। जवार के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। वो चलता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, तुम ये बताओ क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? किंजा अपने मतलब की बात सुनना चाहती थी। कौन सी बात? जवार ने आधी आंखें खोले नासमझी से उसकी तरफ देखकर पूछा। किंजा ने अजीब नजरों से उसको देखा। वही बात जवार, जो करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। जवार ने सर झुका लिया। अचानक जवार की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। जवार, क्या हुआ? किंजा ने परेशानी से उसके पास बैठते हुए कहा। उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम रो क्यों रहे हो जवार? किंजा को भी अब परेशानी होने लगी। मैं नहीं छोड़ सकता उसको, मैं उसको नहीं मारना चाहता। रोते रोते जवार हानिया के बारे में बातें करने लगा। किसको? हानिया को। हानिया का नाम सुनते किंजा के चेहरे पर नागवारी आई। तुम क्यों नहीं मार सकते उसको? अपनी तरफ से उसने बहुत दानिशमंदाना सवाल किया था। मुझे नहीं पता चला मुझे कब प्यार हो गया उससे, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा तो दादा क्या कहेंगे? किंजा, वो बच्चों की तरह किंजा की तरफ देखे पूछे जा रहा था। किंजा को उसकी हालत ख़राब होती महसूस हुई। दादा कुछ नहीं कहेंगे जवार, तुम टेंशन न लो। किंजा ने उसे संभालते हुए उसे बेड पर लिटाया। जवार यही बात करते करते सो गया। किंजा ने एक नज़र सोते जवार पर डाली और वहाँ से उठकर चली गई। निकाह के बाद अली नायला को घर ले आया। ज़िया और ज़किया परेशान बैठे अली का इंतज़ार कर रहे थे। अली रात को उनको बताए बगैर निकल गया था और अब इसी परेशानी में बैठे थे कि अली कोई कुछ गलत काम न कर दे। इतने में अली नायला को लेकर अंदर दाखिल हुआ। ज़किया और ज़िया परेशानी से उसकी तरफ आए। एक लड़की को उसके साथ देखकर उन दोनों ने सवालिया नज़रों से अली की तरफ देखा। ये नायला है, शादी कर ली है हमने, अली ने सर झुकाकर कहा। ज़किया और ज़िया ने सदमे से उसकी तरफ देखा। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा ऐसा भी कर सकता है। वो भी सबके के आलम में ही खड़े थे कि अली ने उन दोनों का हाथ पकड़ा। अम्मी, बाबा, मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नायला का भाई उसका रिश्ता करवाने वाला था। आप लोग प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दे और अपने बेटे की खातिर नायला को कबूल कर ले। अली उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। ज़किया और ज़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा। गलती तो उनका बेटा कर चुका था, लेकिन अब वो इसकी बात ना मानकर उसको कोई और गलती करने का मौका नहीं दे सकते थे। वो दोनों प्यार से अली की तरफ देखकर मुस्कुराए। थैंक यू अम्मी बाबा। अली खुश होता अपने बाबा के गले लग गया। ज़किया ने भी प्यार से नायला के सर पर हाथ फेरा। किंजा गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुई। वजाहत बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी इतनी रात को तुम? वजाहत ने उठकर कदरे गुस्से से पूछा। जवार से मिलने गई थी, लापरवाही से किंजा ने जवाब दिया। ये भी कोई वक्त है मिलने का? दादा प्लीज़,
مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، آپ بس زوار کے دادا کو رشتے سے انکار کر دیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر کنزا اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وجاہت صاحب کی آواز پر وہ مڑی۔ کیونکہ اس کو ہانیہ سے پیار ہو گیا ہے، میں اب اس کی زندگی میں جگہ نہیں بنا سکتی، کنزا نے دکھ سے کہا۔ لیکن بیٹا، وجاہت نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پلیز دادا، آپ بس جتنی جلدی ہو سکے انہیں منع کر دیں۔ یہ کہہ کر کنزا بغیر مڑے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وجاہت صاحب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ رات کو ہانیہ زوار کا انتظار کرتی رہی۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے۔ وہ جیسا بھی تھا تو اس کا شوہر۔ ہانیہ کے دل میں زوار کی سلامتی کی دعا کی۔ یا اللہ، وہ جہاں بھی ہے صحیح سلامت رہی۔ یہ دعا کر کے ہانیہ نے آنکھیں موند لیں اور نہ جانے رات کے کس پہر اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو نازش ناشتہ دینے نائلہ کے کمرے میں آئی۔ نائلہ اس کو سامنے نہ دیکھی۔ اس نے سوچا واش روم میں ہوگی، لیکن اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ پریشانی سے نازش نے چلا کر ارسلان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ ارسلان، ارسلان، جلدی آئے۔ اس کی آواز پر ارسلان بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ ارسلان، نائلہ بھاگ گئی۔ ارسلان کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے پورے کمرے میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ہے، اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ ارسلان نے پریشانی سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں لیا۔ تبھی اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے کاغذ اٹھایا جس پہ لکھا ہوا تھا، میں علی کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ لوگ پلیز میرے پیچھے مت آئیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی۔ ارسلان نے خط پڑھا اور غصے سے پھاڑ دیا۔ ایک نظر اس نے نازش پر ڈالی، وہ بھی پریشان سی کھڑی تھی۔ دونوں کو رشتے والوں کی پرواہ تھی، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ زوار کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے خود کو فلیٹ میں پایا۔ آنکھیں ملتا ہوا وہ اٹھا۔ رات کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ نشے میں وہ نہ جانے کیا کیا بول گیا تھا۔ کنزا کیا سوچ رہی ہوگی، یہی خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ لیکن اس نے اپنے اس سوال کو جھٹکا اور فریش ہو کر باہر نکل گیا۔ اپنے دماغ میں اس نے یہی ٹھان لی تھی کہ اس نے آج اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ بلار صاحب رات سے زوار کو کال ملا رہے تھے، لیکن پہلے تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب نمبر آن ہوا تو وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ بلار صاحب اور نور دین پریشانی سے اس کا حل سوچ ہی رہے تھے کہ بلار صاحب کے فون پر وجاہت کی کال آنے لگی۔ ہیلو ہیلو وجاہت، خیریت ہے؟ بلار صاحب نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہا۔ ایک بات کرنی تھی تم سے۔ جی بولو۔ کنزا نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ وجاہت کو لگا تھا وہ بہت واویلا کریں گے، لیکن ان کے اس طرح آرام سے پوچھنے پر وہ خود حیران ہوا۔ آپ کے پوتے نے کل اس کو ملنے کے لیے بلایا، جب واپس آئی تو رشتے سے انکار کر دیا، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی۔ بلار صاحب نے وجہ جانی چاہیے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے پوتے کے دل میں صرف وہ ہانیہ ہے، اسی لیے وہ اب آپ کے پوتے کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی۔ وجاہت نے بات ختم کر کے کال بند کر دی۔ بلار صاحب نے فون کی طرف دیکھا اور پھر نور دین کی طرف۔ کیا ہوا صاحب جی؟ نور دین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں وہاں جانا ہوگا نور دین، جلدی چلو۔ بلار صاحب نے اٹھ کر باہر جاتے ہوئے کہا۔ نور دین بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ زوار جب گھر پہنچا تو اسے ہانیہ کہیں نہ دکھی۔ اس کے دماغ پر اب صرف ہانیہ کو مار کر اپنے دادا کی نظر میں سرخرو ہونا سوار تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ہانیہ کو نہ مارا تو وہ اپنے باپ کا بدلہ نہیں لے پائے گا اور سب اس کو بزدل سمجھیں گے۔ اس نے اپنی جیب میں رکھی پسٹل نکالی اور ہانیہ کو ڈھونڈنے باہر نکلا۔ ایک جگہ اسے ہانیہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف چل پڑا۔ دل بار بار اس کو روک رہا تھا، یہ غلط ہے کہ صدائیں لگا رہا تھا، لیکن اس وقت صرف دماغ کی سن رہا تھا۔ ہانیہ اپنی سفید رنگ کا فراک پہنے، بال کھولے، برف سے ڈھکی پہاڑیوں کے سامنے کھڑی بالکل ایک روح کی طرح لگ رہی تھی۔ کل سے وہ زوار کا انتظار کر رہی تھی۔ زوار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ہانیہ کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے اسے پتہ نہ چلا۔ بلاج اور نور دین پہنچ چکے تھے۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر وہ باہر کی طرف گئے۔ ایک جگہ انہیں زوار نظر آیا، وہ اس کی طرف بھاگے۔ زوار ہانیہ پر پستول تان چکا تھا۔ ٹگر ہوتا ہے، بس وہ دبانے ہی والا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ نہیں رک رہا تھا۔ ہانیہ کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر زوار کو دیکھا، زوار نے اسی وقت گولی چلا دی۔ گولی ہانیہ کے کندھے پر جا لگی، وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی کھلی تھیں، لیکن وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ زوار نے پستول پھینکا اور بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ زوار بیٹا، زوار۔ زوار کو بلاج کی آواز آنے لگی، لیکن وہ ان کو دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ نور دین بھاگتا ہوا آیا اور ہانیہ کو اٹھانے لگا۔ ہانیہ میری بچی، آنکھیں کھولو، ہانیہ پلیز۔ نور دین روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھا رہا تھا۔ بلار صاحب زوار کو جھنجھوڑے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ کیا کیا تو نے بیٹا؟ زوار نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہانیہ کی طرف گئے۔ زوار بیٹا اٹھاؤ اس کو جلدی اور گاڑی میں ڈالو، بلار صاحب نے زوار کو حکم دیا۔ لیکن دادا جان، زوار کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جلدی اٹھاؤ اس کو زوار، اس کو کہتے ہوئے بلار صاحب گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زوار نے ہانیہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ نور دین بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ہانیہ کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ زوار، بلاج اور نور دین باہر ہی بیٹھ گئے۔ زوار اٹھ کر بلار صاحب کے پاس آیا اور جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بلار صاحب نے اس کو ساری سچائی بتائی۔ زوار کو لگا کسی نے سیسا پکلا کر اس کے کان میں ڈال دیا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود کو مار دے۔ عجیب سکتے کی حالت میں زمین کو تکتا وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں علی اور نائلہ بھی آ گئے۔
नूरदीन ने उनको भी कॉल करके बुला लिया था। अली ने जवार को आकर उठाया और उसको गले से लगा लिया। अली के गले लगकर जवार बुरी तरह से रो दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो रोते रोते यही दोहरा रहा था, सब्र करो जवार, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। अली ने जवार को संभालते हुए कहा। जवार ने अली को खुद से अलग किया और वहाँ से चल पड़ा। सब बहुत परेशान एक दूसरे को संभाल रहे थे। जवार ने वज़ू किया, जाए नमाज पर बैठ गया। वो तो हमेशा इन चीज़ों से दूर ही रहा था, लेकिन आज उसकी मोहब्बत उसको उसके अल्लाह के करीब कर रही थी। जवार ने 2 नफल पढ़े और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। गैर इरादी तौर पर उसकी पलकें भीगने लगी। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं हमेशा तुझसे दूर रहा हूँ और आज तुझसे मांगने आया तो वो भी अपने घर से। तू तो माफ़ करने वाला है मेरे मौला, मेरे गुनाहों को बख्श दे। मैंने हानिया के साथ बहुत बुरा किया, मैंने वो सब ना चाहते हुए भी कर लिया। मेरे अल्लाह, तुझसे बस अपनी हानिया को मांगता हूँ, एक दफ़ा, बस एक दफ़ा मुझे मेरी हानिया वापस कर दे। मैं वादा करता हूँ उसे हमेशा खुश रखूँगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। दुआ मांगते मांगते जवार रोने लगा। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। उसने सर उठाकर देखा, अली उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ऑपरेशन सक्सेसफुल, अली ने जोश से कहा। जवार एकदम उठा और उसे गले लग गया। अपनी नाम आंखें उठाकर उसने ऊपर की तरफ देखा। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और रब की ज़ात तो है ही इतनी करीम, हर पल अपने बंदे के उसकी तरफ आने और अपने बंदे की दुआ कबूल करने के इंतज़ार में रहता है। अली जवार को लेकर ऑपरेशन थिएटर के सामने आ खड़ा हुआ। सबके चेहरे पर अब परेशानी कम और इत्मीनान ज़्यादा था। हानिया का भी होश नहीं आया था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें इससे मिलने से मना किया था। नायला भी अली और जवार के पास आ खड़ी हुई। थैंक्स नायला, तुम्हारे आने के लिए। जवार ने नायला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। थैंक्स किस बात का भाई, हानिया मेरी भी तो दोस्त है। नायला ने अपनाइया से कहा। भाभी बोल भाभी। अली फिर से अपनी टोन में वापस आ चुका था। भाभी क्या मतलब, तुम दोनों ने शादी कर ली और बताया। जवान ने हैरानी से दोनों की तरफ देखते हुए कहा। बस यार, शादी ही ऐसे हालात में हुई। कैसे हालात? अली ने उसको पूरी कहानी सुनाई। इससे पहले कि जवार उस पर कोई तबसरा करता, नूरदीन की आवाज़ पर वो सब मुतवज्जा हुए। हानिया को होश आ गया है, नूरदीन ने खुश होते हुए कहा। सब रूम के अंदर चले गए। हानिया ने भी आंखें बंद की हुई थी। सबने बारी बारी उसको प्यार किया। सबसे आखिर में जवार उसके पास आकर बैठा। उसने हानिया का हाथ अपने हाथ में लिया। हानिया ने आंखें खोलकर उसे देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। हानिया प्लीज़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आप क्यों इतने अच्छे बन रहे हैं? आप तो मुझे मारना चाहते थे ना? हानिया ने तरह कर कहा। हानिया, मैं अब वो जवार नहीं रहा। जवार ने उसे समझाते हुए कहा। मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन अफसोस मैं गलत थी। हानिया, मैंने सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से किया। तुम चाहो तो अपने बाबा से पूछ लो। हानिया ने पहले जवार की तरफ देखा, फिर सवालिया नज़रों से अपने बाबा की तरफ। नूरदीन ने लंबी कहानी उसे मुख्तसर करके सुनाई। पूरी बात करके वो आखिर में बोले। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे लिए माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन ये सब गलत फहमी में हुआ। अब सब पुरानी बातें भुलाकर एक नई और खुशहाल ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। हानिया ने जवार की तरफ देखा और वो उसे देखकर मुस्कुराया। हानिया भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। इसके बाद कई दिन हानिया हॉस्पिटल में एडमिट रही। जवार उसका हर तरह से ख्याल रखता था। अली और नायला भी उससे मिलने आते रहे थे। जवार ने अली और नायला की शादी का किस्सा मज़े ले लेकर हानिया को सुनाया। चारों दोस्त फिर से इकट्ठे हो गए थे। कुछ दिन के बेड रेस्ट के बाद हानिया को डिस्चार्ज किया गया। जवार उसे घर ले आया। जवार की माँ निमरा ने बड़े जोश से उसका इस्तकबाल किया। सब बहुत खुश थे। नूरदीन भी उनके साथ रहता था। कितने अरसे के इलाज के बाद भी अरसलान और नाजिश की कोई औलाद न हुई। वो दोनों तो अब औलाद मिलने से नाउम्मीद हो चुके थे। मुझे लगता है ये हमारे गुनाहों की सज़ा है, जो जुल्म हमने नायला पर किया उसकी सज़ा है। एक रात जब वो साथ बैठे थे तो अरसलान ने नाजिश को मुखातिब करके कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, बहुत जुल्म किया है हमने उस बच्ची पर। नाजिश ने भी अरसलान की हाँ में हाँ मिलाई। हमें उससे माफ़ी मांगने जाना चाहिए नाजिश, वो माफ़ कर देगी हमें। वो मेरी बहन है, मैं जानता हूँ उसे, वो ज़रूर माफ़ कर देगी हमें। अरसलान ने पूर्ण उम्मीद लहजे में कहा। नाजिश उससे देखकर मुस्कुराई। सुबह उन्हें नायला के घर जाना था। नायला किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। अली ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। ज़िया साहब और ज़किया को नाश्ते की टेबल पर बैठने का कहा। अचानक घर की बेल बजने लगी। ज़िया उठने लगे तो अली ने उन्हें रोक दिया। मैं देखता हूँ। अली ने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने 2 बंदों को देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी वो साफ देख सकता था। वो उन्हें लेकर अंदर आया। ज़िया साहब और ज़किया भी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए। नैला भी किचन में थी। अरसलान और नाजिश ने उनसे अपनी बदतमीज़ी की माफ़ी मांगी, जिस पर उन्होंने खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। अली किधर हो? नैला भी अली को बुलाती किचन से बाहर निकल रही थी। अपने भाई भाभी को देखकर वहीं खड़ी रह गई। अरसलान और नाजिश चलकर उसके पास आए। हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत जुल्म किया तुम्हारे साथ। अरसलान और नाजिश ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। नैला ने इन दोनों के हाथों को पकड़ा, फिर अली की तरफ देखा। अली ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। भाई भाभी, आप प्लीज़ ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। नैला ने उनके जुड़े हुए हाथों को पकड़ा। अरसलान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। नैला की आंखों में भी आंसू आ गए और वो झट से भाई के गले लग गई। उसके बाद वो नाजिश के गले लगी। दिलों से अब रंजिशें ख़त्म हो गई थी। अब सब ठीक हो गया था।
शाहवेज़ को भी अदालत ने नूरदीन की गवाही पर मुजरिम करार दे दिया। बलार साहब ने उसको फांसी न होने दी क्योंकि वो जैसा भी था उनका बेटा था, इसलिए शाहवेज़ को उम्र कैद बा मुशक्क़त की सज़ा हो गई। अपने गुनाहों की तलाफ़ी अब उसने जेल में करनी थी। 7 साल बाद एहतशाम मत छेड़ो केक को, मेहमानों को आने दो। हानिया अपने 4 साला बेटे पर चीख रही थी, जिसकी आज चौथी सालगिरह थी। वो कब से केक काटने की कोशिश कर रहा था और हानिया उसको बार बार मना कर रही थी। पापा देते ना, मम्मा तेत नहीं काटने दे रही। एहतशाम ने अपनी तोतली आवाज़ में अपने पापा को शिकायत लगाई। हानिया ने घूर कर उसको देखा। जवार ने एहतशाम को उठा लिया। बेटा अभी सब आ जाएंगे ना, फिर काटेंगे। जवार को सामने से अली, नाइला, अरसलान और नाजिश आते हुए दिखाई दिए। नाजिश की अपनी 3 साला बेटा एहतसाम को उठाया हुआ था। 5 साला हुरिया भी अपने पापा अरसलान की उंगली पकड़े आ रही थी। जवार और हानिया उन्हें देखकर उसी तरफ बढ़े। उन्होंने हुरिया और एहतसाम को एहतशाम के साथ खेलने भेजा और एक दूसरे को गले मिलने लगे। फिर सब बच्चों की तरफ मतवजा हुए जो अपनी तोतली आवाज़ों में बातें कर रहे थे। मेरे पापा तुम दोनों के पापा से बड़े हैं, एहतशाम ने अपने पापा को बड़ा कहते हुए कहा। नहीं जी, मेरे पापा ज़्यादा बड़े हैं। इब्तिसाम ने भी अपनी ज़ुबान में उसका मुकाबला किया। तुम दोनों चुप करो, मेरे पापा तुम दोनों के पापा से बड़े सुपरमैन हैं। हुरिया की बात पर सबका फलक शगाफ कहकहा बुलंद हुआ और इसके साथ ही ये नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ लूसी नवल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।